ऑलराइट, चैप्टर 6 एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, बट बिफोर आई स्टार्ट एक बात ध्यान से सुनो मेरी। तुम लोगों को पता है जगह मूर्थल, दिल्ली वालों को तो पता ही होगी, हर सैटरडे संडे निकल जाते हैं पराठे खाने। सो बीइंग अ दिल्ली वाला मैं भी वहां गया था, और उधर ना वॉशरूम में एक अलग से मतलब पूरा हाथ वाथ धोने की जगह है, हैंड वॉश में वहां कर रहा था खाने से पहले। इधर दरवाजा खुलता है और एक बच्चा ऐसे दरवाजे को पैर मार के अंदर घुसता है, मतलब हाथ से नहीं खोल रहा, वो होगा 8-9 साल का बच्चा, पैर से दरवाजा खोलता है और आके वो गाना गुनगुना रहा था। वो क्या था, वो दो खटोले वाला टाइप कुछ की, दो खटोले जेल के भीतर ये वो फलाना ढिमकाना ऐसा गाता हुआ पूरा एटीट्यूड में ऐसे मतलब अंदर आके यूं करके अपना टिश्यू खोल दिए, फेंक दिए, पूरी पानी की वो खोल दी उसने अचानक से। एंड दैट वाज अनदर लेवल एनर्जी। प्लस फिर उसके साथ उसका एक दोस्त, मतलब बाद में उसका पीछे से दोस्त आता है, उसको गालियां वालियां देनी बच्चा चालू कर देता है। अब कुछ ऐसे से बोल रहा था जो शब्द मैं यहां नहीं बोल सकता हूं ड्यू टू सम ऑब्वियस रीजंस, यूट्यूब ही उसको बैन कर देगा। बट द पॉइंट इज कि 9 साल का बच्चा, 8-9 साल हद मार के होगा, वो गालियां दे रहा है। 8-9 साल का बच्चा रेंडमली आके इतने सारे टिश्यू पेपर को वेस्ट कर रहा है और यू ट्रीट कर रहा है कि तो मेरी प्रॉपर्टी है। दरवाजे को नॉर्मली नहीं, पैर से लात मार के खोल रहा है। क्या लगता है तुम्हें? ऐसा एटीट्यूड उस बच्चे का, वायलेंस के टुवर्ड्स ये ऑन नहीं है, वायलेंस के टुवर्ड्स उस बच्चे का पॉजिटिव एटीट्यूड क्यों बना होगा? ये सब कुछ ये चैप्टर तुम्हें सिखाने की ताकत रखता है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि तुम कितनी गहराई से इस चैप्टर की बातों को समझ सकते हो, अपने अंदर उतार सकते हो। और अगर तुम इस चैप्टर को अपनी जिंदगी से रिलेट करके समझने लग गए, तो फिर ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो सीबीएसई बोर्ड हमें देने वाला है, या 2 स्टेप कॉन्सेप्ट, एटीट्यूड फॉर्मेशन वगैरह से जो बनेंगे, वो सब सॉल्व करना यू विल फील इट की बहुत आसान है, बिकॉज ये चैप्टर इज मच मोर देन जस्ट सीबीएसई वाले लेवल की बातें। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना। हालांकि आई विल टेल यू, ऑब्वियसली आई विल टेल यू कीवर्ड्स वगैरह क्या है, कैसे लिखना है, कैसे नंबर मिलते हैं। बट मैं तुमसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई इसको ना सिर्फ नंबर लाने तक लिमिटेड मत रखना। ये चैप्टर बहुत बढ़िया है और ये चैप्टर बहुत डीप बातें करता है। सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि एटीट्यूड कहते किसे हैं, क्या होता है एटीट्यूड। सी, एटीट्यूड के अंदर आते हैं 3 कंपोनेंट। अगर मुझे मेरा एटीट्यूड जानना है किसी भी चीज के लिए, पहली बात तो एटीट्यूड को समझा जाता है किसी ना किसी एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के संदर्भ में, एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में, कि हम किस चीज के प्रति एटीट्यूड की बात कर रहे हैं। लेट्स से वॉयलेंस, वॉयलेंस है ना, तो अब वॉयलेंस के टुवर्ड्स, अग्रेशन के टुवर्ड्स तुम्हारी क्या सोच है, तुम्हारी क्या थिंकिंग है, प्लस तुम क्या फील करते हो, प्लस तुम्हारी कैसी बिहेवियरल टेंडेंसीज है। बिहेवियरल टेंडेंसी वर्ड यूज करना जरूरी है, नॉट जस्ट बिहेवियर। विल टेल यू व्हाई। ठीक है, तो क्या होता है एटीट्यूड? मैं किसी भी चीज के लिए क्या सोच रखता हूं, सोच रखता हूं, मैं किसी भी चीज के लिए क्या फील करता हूं, इमोशंस होल्ड करता हूं, और मेरे मन में किसी भी चीज के लिए बिहेवियरल टेंडेंसी क्या सेट है। अभी ये बिहेवियरल टेंडेंसी पे बात करेंगे, पर बाकी दोनों तो आपको समझ आ रहे होंगे, है ना। अब इसको यहां पर पढ़ते हैं, कीवर्ड कैसे है उसको हम समझते हैं। देखो भाई, मेन बात है यहां पर ये इस पॉइंट में तुम्हारे सामने लिखी है। हमने बोला एटीट्यूड के अंदर आते हैं 3 कंपोनेंट, ए बी सी कंपोनेंट। ए फॉर अफेक्टिव, बी से बिहेवियरल, सी से कॉग्निटिव। अफेक्टिव क्या होता है भाई? अफेक्टिव कहा जाता है इमोशनल कंपोनेंट को। सो द इमोशनल कंपोनेंट इज नोन एज द अफेक्टिव एस्पेक्ट। फिर बी, बी क्या होता है? देन टेंडेंसी टू एक्ट को कहा जाता है बिहेवियरल कंपोनेंट, जिसका एक और नाम है कॉग्निटिव, समझे। टेंडेंसी टू एक्ट, दैट इज बिहेवियरल। फिर सी क्या हुआ? कॉग्निटिव। कॉग्निटिव क्या होता है? कॉग्निटिव है हमारा थॉट कंपोनेंट। थॉट कंपोनेंट होता है कॉग्निटिव एस्पेक्ट। तो एटीट्यूड के अंदर 3 कंपोनेंट आते हैं। व्हाट डू वी थिंक अबाउट समथिंग, हाउ वी फील अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग, एंड हमारे मन में उस चीज के लिए क्या बिहेवियरल टेंडेंसी सेट है। दिस इज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट थिंग। लेट मी गिव यू वन सिंपल एग्जांपल। छोले भटूरे को लेकर मेरे मन में कॉग्निटिव एस्पेक्ट है कि छोले भटूरे बहुत ऑयली होते हैं, छोले भटूरे में इतनी इतनी कैलोरी होती है। हालांकि ये सब नहीं सोचता हूं मैं, जस्ट वैसे ही बोल रहा हूं समझाने के लिए कि छोले भटूरे में कैलोरीज है भाई, ये वो है ना। जो भी तुम्हारी थिंकिंग है उस चीज को लेकर, दैट्स योर कॉग्निटिव कंपोनेंट फॉर छोले भटूरे। देन आते हैं अफेक्टिव। अफेक्टिव क्या होता है? अफेक्टिव मतलब जो मेरी फीलिंग है उसको लेकर। फीलिंग तो है कि अरे वाह, मतलब फीलिंग क्या ही बताएं।
अगर मैं अभी इमेजिन करना चालू करूं कि भाई गरम गरम छोले भटूरे की प्लेट मेरे सामने आई है, वहां मैंने भटूरे को बीच में से तोड़ा है और अंदर से मुझे वो पनीर और वो टुकड़े छोटे छोटे दिख रहे हैं, धनिया अंदर मुझे दिख रहा है, और उसके बाद मैं उसको तोड़कर हरी वाली चटनी में थोड़ा सा डुबा कर और फिर मैं छोले भर कर उसके ऊपर वो प्याज पूरा गोल सा ऐसे रख कर खा रहा हूं, तो जो फीलिंग है, दैट फीलिंग इज प्योर ब्लिस, दैट फीलिंग इज प्योर हैप्पीनेस, दैट फीलिंग इज मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो क्या फीलिंग्स है, दैट इज माई अफेक्टिव कंपोनेंट। ज्यादा ही मजे आगे खाना पड़ेगा। तो अफेक्टिव कंपोनेंट मतलब जो मेरे मन में फीलिंग है उसको लेकर, थॉट मतलब जो भी मैं सोच रहा था, फर्क है दोनों में, है ना। फीलिंग क्या ही थी और थिंकिंग में है, कैलोरी है, ये वो, बट फीलिंग इज लाइक दैट, दैट हैप्पीनेस, मुझे वो चीज खुशी दे रही है। और फिर बिहेवियरल टेंडेंसी क्या होती है, ये समझो। बिहेवियरल टेंडेंसी का मतलब होता है हाउ आई यूजुअली टेंड टू बिहेव टुवर्ड्स इट। Attitudes are themselves not behavior. Attitude खुद behavior नहीं है. They represent a tendency to behave or act in certain ways. मतलब कि एक इंसान की फितरत की बात हो रही है, एक इंसान के यूजुअल बिहेवियर की बात हो रही है। या और आसान शब्दों में अगर तुम समझना चाहते हो कि बिहेवियरल टेंडेंसी को कैसे समझो, तो आप ये कह सकते हैं तुम कैसे बिहेव करना चाहते हो। तो अब एक बार दोबारा पूरा बोलते हैं, हमें अच्छे समझ आएगा। एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड है कि मैं एक चीज के प्रति क्या सोच रखता हूं, कॉग्निटिव। मैं एक चीज के प्रति क्या फीलिंग रखता हूं, अफेक्टिव कंपोनेंट। एंड एटीट्यूड होता है कि मैं एक चीज के प्रति कैसे बिहेव करना चाहता हूं, दैट्स माई बिहेवियरल टेंडेंसी। पर क्या ये हमेशा सेम होती है? हम क्यों बिहेवियर नहीं बोल रहे, समझो ना इस बात को। मान लो मेरा बिहेवियरल टेंडेंसी छोले भटूरे के लिए पॉजिटिव है, पर आज पेट खराब है, तो क्या मैं खाऊंगा उसको? नहीं खाऊंगा ना। तो रियल बिहेवियर कैन बी डिफरेंट फ्रॉम योर रियल एटीट्यूड। एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। मुझे मेरा कोई रिलेटिव नहीं पसंद, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल कह रहा हूं, लेट से मासी से बात नहीं करने का मन मेरा भाई, मैं कह रहा हूं मम्मी मैं क्या बात करूंगा, आप बात करो ना। पर मम्मी ने मुझे कहा नहीं 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 बेटे, ऐसे कैसे बात करोगे आप? मम्मी वीडियो कॉल पे बात करें, क्योंकि इंडियन मम्मियों का मासियों से बात करना तो वेरी कॉमन ना। तो मम्मी बात कर रही हैं और कुछ भी मतलब, हाँ आज तो जी हमने ये खाया था, हाँ आज 4 गिलास पानी डाला है मैंने दाल में, कुछ भी। वहां से सडनली अरे हाँ हाँ नितिन ये लो बात करो ना आप, ये आपको बहुत याद करता है। अब सडनली इन्होंने कैमरा घुमा दिया, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि नहीं नहीं हम तो बात ही नहीं करेंगे? मेरी ट्रू बिहेवियरल टेंडेंसी जस्ट फॉर एग्जांपल नेगेटिव है, मैं नहीं बात करना चाहता, मेरा ट्रू एटीट्यूड इज नेगेटिव, आई डोंट वांट टू टॉक, सो बट आई हैव टू। रियल बिहेवियर कैन बी डिफरेंट फ्रॉम योर रियल एटीट्यूड। अब उसके बाद अगला टॉपिक तुम्हारे सामने आता है, बिलीफ और वैल्यू, इन दो टर्म्स को कंपेयर करना है एटीट्यूड के साथ। तो बहुत सिंपल शब्दों में बता रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनना। एटीट्यूड एक बड़ा शब्द है, वेग टर्म है। बिलीफ एक नैरोअर टर्म है। बिलीफ क्यों नैरो है? क्योंकि बिलीफ एटीट्यूड के अंदर का एक हिस्सा है। एटीट्यूड में हमने क्या पढ़ा? ए बी सी, 3 कंपोनेंट है। ये जो सी कंपोनेंट है, बिलीफ तो सिर्फ इसको दर्शाता है ना, मेरी क्या सोच है किसी चीज के बारे में, दैट्स माय बिलीफ। सो बिलीफ रेफर्स टू द कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड। यस इट इज इंपॉर्टेंट, बट इट्स स्मॉलर, इट्स नैरोअर देन एटीट्यूड, क्योंकि बिलीफ पर ही हमारा एटीट्यूड टिका होता है, बिलीफ पर ही एटीट्यूड टिका होता है, बिलीफ ग्राउंड फॉर्म करता है जिसपे एटीट्यूड स्टैंड करता है, बट ये नैरो है, एटीट्यूड एक बड़ा टर्म है। ये हो गया इनका कंपैरिजन। अब वैल्यू क्या होती है? देखो, वैल्यूज ऐसे एटीट्यूड्स को कहा जाता है दैट कंटेन शुड एंड ऑट एस्पेक्ट्स इन इट, जैसे कि मॉरल वैल्यूज। मतलब यू शुड नेवर लाई, यू मस्ट नेवर चीट। ये क्या है? ये भी तो हमारे एटीट्यूड ही है कि लाई को लेकर, भाई झूठ बोलने को लेकर हमारे मन में नेगेटिव एटीट्यूड है, उसको एटीट्यूड ना कह के हम वैल्यू शब्द यूज करते हैं। पता है कैसा रिलेशन है? इट्स लाइक कार टर्म हो गया एटीट्यूड, बट एसयूवी शब्द हो गया वैल्यूज। अब मुझे बताओ कार और एसयूवी में क्या लिंक है? एसयूवी पता ना, स्कॉर्पियो, थार, वार, एसयूवीज। सो द पॉइंट इज कि कार एक होल कैटेगरी है, बट एक पर्टिकुलर टाइप की कारों को एसयूवी कहा जाता है। गेटिंग? ऐसे ही वैल्यूज भी एटीट्यूड्स ही है, बट एक पर्टिकुलर टाइप की वैल्यूज को एटीट्यूड कहा जाता है। जैसे आपके सामने लिखा है कि भाई ऐसे वाले एटीट्यूड जिनमें शुड और ऑट का फीचर आता है, वी शुड नेवर लाई, वी आर ऑट टू डू दिस,
ऐसे वाले एटीट्यूड्स को वैल्यूज नाम दे दिया जाता है। सिंपल, दैट्स द रिलेशन। अब अगला टॉपिक तुम्हारे सामने क्या आ रहा है कि क्या फीचर्स है एटीट्यूड्स के। ये हमारा एक मेन टॉपिक अब इधर से आता है, अदर देन डेफिनेशन, ये मेजर टॉपिक है। देयर आर 4 मेजर फीचर्स ऑफ एटीट्यूड। फर्स्ट वैलेंस, देन एक्सट्रीमनेस, देन आगे लिखा है सिंप्लिसिटी कॉम्प्लेक्सिटी, देन लास्ट है सेंट्रलिटी। ये 4 मेन फीचर्स हैं एटीट्यूड के। अच्छा यहां भी लिखा था वैलेंस, एक्सट्रीमनेस, सिंप्लिसिटी कॉम्प्लेक्सिटी और सेंट्रलिटी। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। वैलेंस का मतलब होता है बहुत सिंपल सी चीज कि क्या तुम्हारा एटीट्यूड पॉजिटिव है या नेगेटिव, बस वो उसका वैलेंस है। मतलब अगर मैं पूछना चाहूं कि भाई तुम्हारा एटीट्यूड किसी चीज को लेकर पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो मैं टेक्निकली उसे ये बोलूंगा कि मुझे तुम्हारा एटीट्यूड टुवर्ड्स मोमोज का वैलेंस बताओ। तो मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूं, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं क्या तुम्हें मोमोज पसंद है या नहीं। बिकॉज वैलेंस ऑफ एन एटीट्यूड टेल्स अस वेदर एन एटीट्यूड टुवर्ड्स समथिंग इज पॉजिटिव और नेगेटिव। कुछ मुश्किल था, सिंपल। भाई एटीट्यूड पॉजिटिव है किसी चीज को लेकर, नेगेटिव उस चीज को, उसका वैलेंस कहा जाता है। एक्सट्रीमनेस क्या होती है? एक्सट्रीमनेस में हम सवाल पूछते हैं, ये ध्यान सुनना, कितना पॉजिटिव या कितना नेगेटिव। समझ रहे हो? एक है भाई पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दैट्स बैलेंस। बट अनदर फीचर ऑफ एटीट्यूड इज कितना पॉजिटिव या कितना नेगेटिव। अगर हम ये रेटिंग स्केल लेते हैं और ये रेटिंग स्केल में लेट से इधर है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4 और ये है 5, यहां पर एक्सट्रीम एटीट्यूड्स कौन से होंगे? 1 मतलब नेगेटिव की तरफ को एक्सट्रीम, 5 मतलब पॉजिटिव की तरफ को एक्सट्रीम। ये कुछ ऐसा है कि मोमोज को लेकर तुम्हारा क्या एटीट्यूड है? जो कहता है भाई न्यूट्रल है जी, वो कहेगा 3 कि 3 एटीट्यूड है मेरा तो भाई न्यूट्रल है। 5 का मतलब बहुत अच्छे लगते हैं, 4 का मतलब थोड़े से ठीक है अच्छे लगते हैं, 2 का मतलब इतने ज्यादा अच्छे नहीं लगते यार, और 1 का मतलब बिल्कुल ही गंदे लगते हैं। समझ रहे हो? तो एक्सट्रीमनेस कहां दिखी? जैसे ये है कि हाँ मोमोज इतने भी अच्छे नहीं है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छे तो नहीं है। एक है न्यूट्रल कि यार ठीक है भाई, मिलेंगे तो खा लेंगे, नहीं मिलेंगे तो नहीं खाएंगे, ऐसा कुछ खास मेरा एटीट्यूड है ही नहीं है, न्यूट्रल एटीट्यूड है। और 4 मतलब कि हाँ ठीक है, मतलब खा सकता हूं मैं, इतना नहीं, बट हाँ पसंद है पसंद है। बट 5 इज लाइक बहुत अच्छे लगते हैं भाई, और 1 इज लाइक अरे बहुत बेकार है। एक्सट्रीमनेस कहां दिख रही है? नेगेटिव में भी एक्सट्रीम हो सकता है और पॉजिटिव की तरफ को भी एक्सट्रीम हो सकता है। दिस इज सिंपली कितना पॉजिटिव या कितना नेगेटिव। सवाल कभी कभार बनता है लीस्ट एक्सट्रीम एटीट्यूड कौन से होते हैं? सोचो, लीस्ट एक्सट्रीम अगर तुमने सोचा है 3 तो तुम्हारा आंसर सही है। न्यूट्रल एटीट्यूड है लीस्ट एक्सट्रीम, सबसे कम एक्सट्रीमनेस बीच में होती है और बाहर ज्यादा एक्सट्रीमनेस है। दैट्स ऑल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। वी हैव सिंप्लिसिटी कॉम्प्लेक्सिटी। सिंपल एटीट्यूड कौन से होते हैं? देखो ये ना कई बार समझना मुश्किल लगता है, पर मैं तुम्हें बहुत ही आसान सा यहाँ पर ट्रिक बता रहा हूं, बस ये लाइन का ध्यान रखना, और ये टेक्निकल टर्म्स भी आप लिख के आएंगे। refers to simplicity or complexity refers to how many attitudes are there within the broader attitude। कितने एटीट्यूड है? कभी कभार पता है क्या होता है, इंसान बहुत सरल चीज तो है नहीं। मैंने बोला लेट्स से साइकोलॉजी है भाई, साइकोलॉजी तो मुझे बहुत पसंद है, पर क्या सच में पसंद है? क्या सच में साइकोलॉजी को लेकर सिर्फ एक अच्छा एटीट्यूड ही है? लेट मी टेल यू वन थिंग, जब आप साइकोलॉजी में आगे पढ़ेंगे, बैचलर्स में जाएंगे, तो वहां पर आएगी स्टैट्स। सॉरी टू ब्रेक योर हार्ट, बट अगर आपको नहीं पता था, स्टैट्स तो वहां होती है। थोड़ा बहुत मैथ तो करना पड़ेगा साइकोलॉजी में। रिसर्च का सब्जेक्ट आएगा जहां पर आपको चीजें, रिसर्च मेथोडोलॉजी वगैरह, जो चैप्टर 2 था 11th क्लास का, वैसी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। बट फिर वहां पर जनरल साइकोलॉजी भी है जहां हम बड़ा तगड़ी बातें पढ़ते हैं, वहां पर सोशल साइकोलॉजी है जहां तुम रिलेशनशिप के बारे में पूरी पूरी बातें पढ़ोगे, जहां तुम पेरेंटिंग स्टाइल का, आगे आपके पार्टनर्स के साथ कैसे आपका रिलेशन बनेगा वो डिपेंड होता है आपको कैसी पेरेंटिंग मिली है, ऐसी चीजें भी आप पढ़ोगे। तो लेट से भाई कोई कह रहा है भाई काउंसलिंग साइकोलॉजी के लिए तो मेरे मन में 5 एटीट्यूड है, पॉजिटिव का 5, बट नहीं भाई रिसर्च के लिए तो मेरे मन में 4 एटीट्यूड है, भाई स्टैट्स के लिए तो मेरे मन में मतलब वो 1 एटीट्यूड है, बहुत ही नेगेटिव एटीट्यूड है तो एक ही साइकोलॉजी, एक ही साइकोलॉजी को लेकर तुम्हारे मन में अलग 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 किस्म के एटीट्यूड है। दिस मीन्स ये वाला एटीट्यूड विल बी रिगार्डेड एज अ कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड, अ कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड। एक ही चीज को लेकर तुम्हारे मन में बहुत सारे एटीट्यूड्स हैं, वर्सेस अगर किसी चीज को लेकर तुम्हारे मन में सिर्फ एक ही एटीट्यूड है तो उसको हम सिंपल एटीट्यूड कहेंगे। जैसे इसका भी एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल भाई कोई, अच्छा वो जो नए नए रिलेशन वाले होते हैं ना, वो लोग कहते हैं कि
हाँ मुझे पता है कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो मुझे बड़ा ही गंदे तरीके से ट्रीट करती है, पर नहीं नहीं जी, हमारा तो पॉजिटिव ही रहेगा। हाँ वो मुझे आगे से बोल रही है, बड़ी बदतमीजी से बात कर रही है, पर नहीं नहीं नहीं, उसकी बदतमीजी में भी प्यार है, दैट्स जस्ट पॉजिटिव। आई डोंट नो ये मेक सेंस, यहाँ पर इसने सेंस बनाई या नहीं, बट द पॉइंट वाज, अगर किसी भी चीज को लेकर तुम्हारे मन में सिर्फ एक एटीट्यूड है या कुछ ही एटीट्यूड्स हैं, सो दैट्स सिंपल एटीट्यूड। बट अगर एक ही चीज को लेकर बहुत सारे एटीट्यूड मन में है, तो ऑब्वियसली उसको कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड बोलेंगे। अब उसके बाद आगे आते हैं सेंट्रलिटी पे बात करते हैं। व्हाट इज सेंट्रलिटी? सेंट्रलिटी का मतलब होता है अहमियत। कोई एटीट्यूड तुम्हारे लिए कितना अहम, कितना इंपॉर्टेंट है, ये होती है उसकी सेंट्रलिटी। इट रेफर्स टू दी रोल ऑफ अ पर्टिकुलर एटीट्यूड इन दी होल एटीट्यूड सिस्टम। प्लस जिस एटीट्यूड की सेंट्रलिटी ज्यादा होती है उसके अंदर पावर होती है कि वो बाकी एटीट्यूड्स को, अदर एटीट्यूड्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है। एक एग्जांपल से तुम्हें समझाता हूं, इसको ध्यान से सुनना। सेंट्रल मतलब तुम्हारे लिए सेंटर में है, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट, अहम उसका रोल है। तो तुम्हारा एटीट्यूड टुवर्ड्स योर मदर इज सेंट्रल एटीट्यूड। अब ये है फ्रेंड का एटीट्यूड, फ्रेंड भी जरूरी है। अच्छा हम एक अजम्पशन लेते हैं, ये समझना इजी है बट इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके समझते हैं। बल्कि लेट्स से मम्मी को लेकर भी तुम्हारे मन में पॉजिटिव का 5 एटीट्यूड है और दोस्त को लेकर भी तुम्हारे मन में पॉजिटिव का 5 एटीट्यूड है ना? तो दोनों एक्सट्रीम है, दोनों ही एक्सट्रीमनेस का डायमेंशन ऊपर पड़ा, तो दोनों एक्सट्रीमली पॉजिटिव है। पर फर्क आता है सेंट्रलिटी का। अब सेंट्रलिटी एक्सट्रीमनेस से कैसे अलग है तुम्हें ये भी समझ आएगा, देखना। मदर को लेकर मेरे मन में सेंट्रल एटीट्यूड है। इसका मतलब पता है क्या है? कि अगर मेरी मम्मी लेट से दोस्त के बारे में उल्टा सीधा बोलती हैं, मुझे कहती है अरे तेरा दोस्त ऐसा है वैसा है, उसके साथ मत घुमा कर, तू बिगड़ जाएगा, तो क्या मैं मम्मी को लेकर एटीट्यूड बदल लूंगा? नहीं बदल पाऊंगा। चाहे वो मेरे दोस्त के बारे में कुछ भी कहे, मेरा एटीट्यूड मेरी मम्मी को लेकर चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो सेंट्रल है, अहम है, ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। बट यहां दोस्त ने, अगर इमेजिन करना, दोस्त के लिए तुम्हारे मन में है पॉजिटिव का 5 एटीट्यूड। दोस्त ने कहा अरे यार तेरी मम्मी तो ऐसी है वैसी है, ऐसे बोलती है, और उसके बाद दोस्त ने फिर और कुछ उल्टा सीधा बोला, तो अगली बार वो होगा 4, फिर कुछ उल्टा सीधा बोला 3, फिर उल्टा सीधा बोला 2, फिर उल्टा सीधा बोला मुक्का चाटा। समझ रहे हो? दोस्त ने अगर इंटरफेयर करने की कोशिश करी, दोस्त ने अगर कोशिश करी सेंट्रल एटीट्यूड को बदलने की, ये नहीं चल पाएगा भाई। बट सेंट्रल एटीट्यूड में पावर है कि उसके लिए अगर कुछ कहा तो फिर ये वाला एटीट्यूड, पेरिफेरल एटीट्यूड्स बदल जाएंगे। तो एटीट्यूड विद ग्रेटर सेंट्रलिटी, मम्मी के लिए एटीट्यूड में ग्रेटर सेंट्रलिटी थी ना, अहमियत ज्यादा थी, तो उसको अगर कोई छेड़ने की कोशिश कर रहा है तो भाई बाकियों को तो फिर बदलना पड़ेगा। बिकॉज सेंट्रल एटीट्यूड्स में पावर होती है कि वो आसपास के बाकी सभी एटीट्यूड्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो इसीलिए उनकी अहमियत, उनका रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ में होता है। नाउ फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स हम इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट में जा रहे हैं, तो पूरा फोकस यहां बना के रखना, बिकॉज नाउ यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एक इंसान कैसे एटीट्यूड्स को फॉर्म करता है और कैसे उनको बदला जाता है। तो एटीट्यूड बनते कैसे हैं और एटीट्यूड बदलते कैसे हैं, इसमें हम क्या पढ़ेंगे। एटीट्यूड चेंज के अंदर तो हम 3 मेन थ्योरीज पढ़ेंगे और फिर उसके फैक्टर पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर एटीट्यूड चेंज को इन्फ्लुएंस करते हैं, और उससे पहले 3 थ्योरीज। और एटीट्यूड फॉर्मेशन में हम पढ़ने वाले हैं 5 मेन प्रोसेसेस, और फिर उस प्रोसेसेस को जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं वो सब यहां पर हम पढ़ेंगे। तो 5 थ्योरीज फॉर्मेशन की, और फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, एंड 3 थ्योरीज चेंज की, और फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। ये आपका मेजर सेक्शन है जो हम अगले 20 से 25 मिनट के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। फोकस बना के रखना। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक एटीट्यूड फॉर्मेशन। सी, एटीट्यूड फॉर्मेशन में 5 प्रोसेस बताई गई हैं। पांचों प्रोसेस में जो कॉमन शब्द है वो क्या है, देखो समझो। 5वीं भी नीचे है, बट इन चारों में देखो क्या कॉमन दिख रहा है। द वर्ड, आई होप यू गेस्ड इट करेक्टली, लर्निंग। लर्निंग कॉमन है सब में, है ना? लर्निंग 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 लर्निंग, नीचे भी लर्निंग है, लर्निंग थ्रू एक्सपोजर टू इंफॉर्मेशन। द पॉइंट इज कि हम एटीट्यूड्स को सीखते हैं, ये तो पक्का है। मतलब एटीट्यूड पहले से नहीं होते हैं, एटीट्यूड सीखे जाते हैं। कैसे सीखे जाते हैं? वो जो बच्चा, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था मूर्थल में, जो मुझे दिखा था, वो बच्चा अग्रेसिव था। इतना अग्रेसिव क्यों था? उस बच्चे का एटीट्यूड वायलेंस को लेकर पॉजिटिव क्यों बना होगा? मे बी पहली प्रोसेस लागू हुई हो, दैट इज एसोसिएशन। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेरी केयरफुली। मे बी बच्चे का मतलब ऐसा कुछ हो कि लेट से बच्चे का नाम है भोलू,
तो भोलू का एटीट्यूड, उसके पापा का नाम इमेजिन करते हैं गोलू, भोलू का एटीट्यूड गोलू के लिए पॉजिटिव था। अब आगे जो गोलू है, मिस्टर गोलू, उसके बच्चे के पापा, आगे उनका एटीट्यूड शायद वायलेंस को लेकर पॉजिटिव हो। तो बच्चा पॉजिटिवली अटैच्ड है पापा के साथ, भोलू पॉजिटिवली गोलू के साथ अटैच्ड है, और आगे गोलू पॉजिटिवली एसोसिएटेड है वायलेंस के साथ। तो इसीलिए भोलू ने भी एसोसिएशन के थ्रू शायद सीख लिया। जैसे होता है ना, यहां आपको एग्जांपल दिया है सिंपल सा, कि कई कभार ऐसा होता है हमें कोई टीचर का पढ़ाने का तरीका बड़ा अच्छा लगता है, उसकी वजह से सब्जेक्ट अच्छा लगने लगता है, या फिर कभी कभार सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो सब्जेक्ट की वजह से टीचर अच्छा लगने लगता है। और या फिर सिंपल एग्जांपल, ये तुम हो, फॉर एग्जांपल तुम्हें विराट कोहली पसंद है, और विराट कोहली आगे क्रिकेट के साथ एसोसिएटेड है, तो क्योंकि तुम्हें विराट कोहली पसंद है, उसे क्रिकेट पसंद है, तुम्हें भी क्रिकेट पसंद हो जाएगा। दैट सिंपली एसोसिएशन। कि कई बार एटीट्यूड ऐसे एसोसिएशन के थ्रू बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होता है, रिवॉर्ड पनिशमेंट। ये तो बहुत सिंपल है, बचपन से होता है तुम्हारे साथ। तुम्हारे मम्मी पापा क्या कोशिश करते हैं, हमारा बच्चा तुझे पढ़ने को लेकर अच्छा एटीट्यूड बना ले, हम इसको रिवॉर्ड दे देते हैं। बेटा अच्छे नंबर लाइयो तुझे ये ला देंगे, बेटा अच्छे नंबर लाइयो तुझे वो ला देंगे। अच्छे नंबर नहीं आए तो बेटे पनिशमेंट मिलेगी। द पॉइंट इज कि आपको पनिशमेंट जिन चीजों के लिए मिलती आई है, ऐसे बिहेवियर्स के प्रति तुम नेगेटिव एटीट्यूड फॉर्म कर लेते हो कि नहीं जी ये तो नहीं करना। पर जिन चीजों के लिए तुम्हें रिवॉर्ड मिलता आता है, उन चीजों के लिए चांसेस होते हैं कि तुम्हारे मन में पॉजिटिव एटीट्यूड बन जाएगा। सिंपल। बहुत से एग्जांपल उसमें ना, पढ़ाई वाले एग्जांपल है, मम अप ये तो कोशिश करते हैं, और बहुत सी और भी चीजें हो सकती हैं यार यहाँ पर। ये ना बहुत डीप है, इट्स अबाउट तुम कितना गहराई से समझते हो। अब YouTube वन शॉट्स में मेरे पास लिमिटेशन होती है, अगर मैं तुम्हें सब कुछ बताने लग जाऊंगा तो यहाँ 4 घंटे की क्लास हो जाएगी हमारी। जैसे जब मैं अपनी लाइव क्लासों में पढ़ाता हूँ, तो लाइव क्लासेस में हमने कितनी कितनी डिटेल में इन चीजों पर बात करी। मुझे अभी एक चीज याद आई, हमने यहाँ बहुत तगड़ी डिस्कशन करी थी कि बच्चे जो होते हैं वो कैसे वायलेंट या दूसरों को लेकर नेगेटिव बोलने का, टीज करने का एटीट्यूड कैसे सीख लेते हैं। दैट्स आल्सो ड्यू टू रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। अगर आज मैं नॉर्मल मतलब तरीके से सबसे बात करता हूं, पोलाइटली बात करता हूं, पर आज ऐसा हुआ कि मैंने अपनी दोस्त की बेइज्जती कर दी, मैंने उसकी इंसल्ट करी, जिसको मजाक का नाम दे दिया गया, मैंने बहुत उसको जलील किया, बेइज्जती करी, पर एक को जलील करके बेइज्जती करके बाकी सारे दोस्त हंस पड़े, मुझे अटेंशन मिल गई। दैट्स रिवॉर्डिंग फॉर मी। बाकी लोगों की अटेंशन ने रिवॉर्ड का काम किया। मुझे क्या लगा कि अरे इसकी बेइज्जती करने से रिवॉर्ड मिलता है, तो मैं उसकी बेइज्जती करने का एटीट्यूड सीख जाऊंगा। दैट्स हाउ डीप दीज प्रोसेसेस आर। तुम कितनी गहराई समझ सकते हो ये तुम्हारे ऊपर है। खैर आगे बढ़ते हैं। लर्निंग एटीट्यूड थ्रू मॉडलिंग। अब मॉडलिंग क्या होता है, ऑब्जर्व करके भी हम सीख सकते हैं। अब भाई कैसे ऑब्जर्व करके सीखते हैं, देयर इज अ लिंक बिटवीन दीज टू थिंग्स। ध्यान से समझना बात को। रिवॉर्ड पनिशमेंट में डायरेक्टली तुम्हें रिवॉर्ड मिल रहा है, तुम्हें पनिशमेंट मिल रही है, तुम उससे सीख रहे हो। बट मॉडलिंग में हम दूसरों को मिलते रिवॉर्ड पनिशमेंट को देखकर सीख जाते हैं। एक है सिंपल एग्जांपल, मेरी क्लास में एक बच्चा है ऑफलाइन मोड का, सार्थक नाम है उस बच्चे का। उसने ना मुझे एक बात बताई, बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे वहां लगी, ये टॉपिक हमारा वहां पर रिलेट हुआ। उसने कुछ ऐसा बोला कि मेरा कोई भाई का दोस्त था कुछ ऐसे, उसका ना बड़ा तगड़ा सर एक्सीडेंट हुआ स्कूटी पे, और वो भगा रहा था 100 की स्पीड पे कुछ ऐसे, तो जी वो तो गिर गया, ऐसा इतनी इतनी चोटें लगी उसको। मैंने तो भाई उससे सीख लिया कि ना भाई मैं नहीं चलाऊंगा अब से तेज, वैसे वो बहुत तेज भगाता है स्कूटी। बट इस एक्सपीरियंस के बाद शायद उसके मन में क्या हुआ, उसने ऐसा ऑब्जर्व किया कि यार उसके साथ उसने स्कूटी तेज चलाई और उसको नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस मिला, तो उसको दूसरे के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस से वो एटीट्यूड सीख रहा है। अगर उसको ऐसी 3-4 और खबरें सुनने को मिले तो क्या क्या होगा, और ज्यादा चांस हो जाएंगे कि सार्थक अपने मन में नेगेटिव एटीट्यूड बना लेगा तेज स्कूटी चलाने को लेकर। समझ रहे हो। तो यहां तुम्हें खुद नहीं मिला रिवॉर्ड पनिशमेंट, दूसरों के रिवॉर्ड पनिशमेंट से भी, दूसरों की कॉन्सिक्वेंस से भी आप सीख सकते हो। दैट्स ऑब्जर्विंग, कि दूसरों के बिहेवियर से भी हम सीख जाते हैं अपने एटीट्यूड्स। फिर अगला पॉइंट आता है कल्चरल नॉर्म्स या ग्रुप के नॉर्म्स से सीखना। ये क्या होता है भाई, देखो अब ये इतना बड़ा पॉइंट है कि इस पॉइंट में ऊपर वाले सभी पॉइंट आ जाते हैं। तुम्हारी बुक में एक लाइन लिखी है, उसका मतलब अभी समझाता हूं कि कैसे। देखो समझो, कल्चरल नॉर्म्स को फॉलो करते करते भी कभी कभार एक इंसान एटीट्यूड सीख जाता है। एक एग्जांपल के थ्रू अगेन इसको भी समझते हैं।
पता है क्या था, मैं ना बहुत एक्साइटेड होता था पहले कि दिवाली आएगी, पटाखे फोड़ेंगे, और ये बात है 8th 9th क्लास तक की। तो 8th 9th क्लास तक मैं बहुत पटाखे फोड़ता था और बहुत मेरा मन करता था दिवाली पे ये सब करेंगे। उसके बाद मेरे फादर ने कैंपेन चालू करी, एनजीओ में थे वो उस समय किसी, तो वहां ना कोई कैंपेन थी कि भाई पटाखे वटाखे मत फोड़ो, पॉल्यूशन होता है ना ये सब। तो अब जब पापा ही वो काम कर रहे हैं यार, तो मैं कैसे पटाखे फोड़ सकता हूँ जब मेरे ही पापा कह रहे हैं लोगों को कि भाई मत फोड़ो, मैं पटाखे फोड़ूंगा थोड़े लगेगा। सो द पॉइंट इज कि मेरे घर का नॉर्म बन गया, धीरे धीरे साल दर साल वो नॉर्म बन गया कि नहीं जी हमारे घर में तो पटाखे नहीं फोड़े जाते हैं, हम दिवाली पे पटाखे नहीं फोड़ेंगे। अब भाई मैं तो बच्चा एडोलेसेंट हूँ यार, मेरा तो मन करेगा फोड़ने का। तो मुझे 9th क्लास में 10th क्लास में बड़ा बुरा लगता था कि अरे यार मैं फोड़ नहीं पाता यार, इस फैमिली में ना मैं पटाखे नहीं फोड़ पाता हूँ। और आज ऐसा हो गया है कि मैं किसी को पटाखे फोड़ते देख रहा हूं तो मैंने बना था फोड़, ये खुद तो पागल है, अपना वो करवा रहा है, मेरे को भी नुकसान देगा, पॉल्यूशन दे रहा है। कैसे बदल गया मुझे खुद नहीं पता चला। दैट्स कल्चरल नॉर्म्स। पहले बुरा लगता था पर फिर फॉलो करते गए करते गए करते गए, आज वो मेरा कल्चर का नॉर्म, मेरा अपना एटीट्यूड कब बन गया मुझे समझ ही नहीं आया। दैट्स द पावर ऑफ योर कल्चरल नॉर्म्स। सो नॉर्म्स क्या होते हैं? अनरिटन रूल्स जो सोसाइटी अपने आप ही बनाती है अपने प्रॉपर कंडक्ट के लिए, ऐसी चीजों को नॉर्म्स कहा जाता है। अब होता क्या है, जब हम उनको फॉलो करते रहते हैं तो ओवर टाइम these norms may become the part of your own social cognition in the form of attitude। तुम्हारे ही कॉग्निशन का पार्ट बन जाते हैं एटीट्यूड की फॉर्म में। मतलब क्या बोलना चाहिए लाइन, कि कब फॉलो करते करते वो चीज तुम्हारे अपने एटीट्यूड बन जाएगी, तुम समझ भी नहीं पाओगे, जैसा मेरे साथ हुआ। समझ रहे हो? दैट सिंपली कल्चरल नॉर्म्स। और इसमें मैंने क्यों बोला कि ऊपर के पॉइंट आते हैं, क्योंकि कल्चरल नॉर्म में ही आप ऑब्जर्वेशन भी करोगे। समझ रहे हो? मतलब कल्चर नॉर्म भी कैसे सीखे होंगे, मतलब कल्चर में ही तो आ जाता है, कल्चर में ही ऑब्जर्वेशन हो रही है, आपके ग्रुप्स ही आपको रिवॉर्ड पनिश कर रहे हैं, ग्रुप्स के साथ ही एसोसिएशन कर रहे हो। तो ये पॉइंट बहुत वेग है, इसी के अंदर ऊपर वाले तीनों इसका एग्जाम्पल के तौर पे भी आप लिख सकते हो। देन वी हैव लर्निंग थ्रू एक्सपोजर टू इंफॉर्मेशन। ये क्या होता है? अब कभी कभार ना हम लोग इंफॉर्मेशन एक्सपोजर के थ्रू भी एटीट्यूड बनाते हैं। ये भी एक प्रोसेस है कि जिस तरीके की इंफॉर्मेशन तुम्हारे दिमाग में जाएगी वैसे एटीट्यूड तुम्हारे बन जाएंगे। जैसे अभी वो वाला एग्जांपल, मीडिया, मतलब जैसा इंफॉर्मेशन, तो मीडिया उसका क्या था, मैंने सुना ही था, वो गाना गा रहा था खटोला वगैरह, ये खटोला भर देंगे, मार देंगे, जेल से आ जाएंगे। ऐसी इंफॉर्मेशन अगर बच्चे के दिमाग में जा रही है तो वैसे ही तो एटीट्यूड बनेंगे। अब एक बच्चा जो ऐसे टाइप के गाने सुनता है, ऐसे मतलब वायलेंस, गोर, या ऐसी सीरीज देख रहा है जहां पर SEX वर्ड आ गया तो वो बड़ा एक्साइट हो रहा है, अरे भाई साहब ऐसा हो गया। ऐसा कंटेंट कंज्यूम करने वाले लोग वर्सेस जो अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा है, जो टीवी भी अगर देखता है तो ऐसे चैनल्स को छोड़कर नेट जियोग्राफी देख रहा है। ऐसे बच्चों के एटीट्यूड्स में और वैसे वाले कंटेंट देखने वाले एटीट्यूड्स के बच्चों के एटीट्यूड्स में जमीन आसमान का फर्क आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन फर्क है। जैसी इंफॉर्मेशन तुम्हारे दिमाग में जाएगी वैसे एटीट्यूड्स तुम्हारे बन जाते हैं। दैट्स ऑल फॉर द एटीट्यूड फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट। अब इन सभी प्रोसेसेस को, इन पांचों प्रोसेसेस को इन्फ्लुएंस करने की, इन पांचों प्रोसेसेस को प्रभावित करने की पावर किसके पास है? प्रभावित करने की पावर इन चार मेन चीजों के पास है। फैमिली और स्कूल एनवायरनमेंट। आप पता है इसमें नंबर आपको कैसे मिलते हैं? आपको याद करना होता है प्रोसेस का नाम, कि कौन से वाला फैक्टर कौन से वाली प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है, ये याद करना है। समझ रहे हो क्या बोला मैंने? कौन से वाला फैक्टर कौन से वाली प्रोसेस के थ्रू एटीट्यूड बनाएगा। जैसे कि फैमिली और स्कूल एनवायरनमेंट किस किस के थ्रू बना सकते हैं? हालांकि फैमिली और स्कूल एनवायरनमेंट तो सारी ही प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बट यहां पर हमें बताई गई है तीन में। फैमिली के थ्रू ही आप एसोसिएशन करोगे, फैमिली ही आपको रिवॉर्ड या पनिश करवाएगी, और फैमिली ही आपको मॉडलिंग भी करवाएगी। फैमिली को ही देख के सीखोगे, वही पनिश कर रही है, रिवॉर्ड कर रही है, वही एसोसिएशन हो रही है। तो ये वाली जो हमारा फैक्टर है वो ऑब्वियसली ऊपर वाली तीनों को इन्फ्लुएंस करने की पावर रखता है। रेफरेंस ग्रुप, रेफरेंस ग्रुप किसको करेगा? रेफरेंस ग्रुप डेफिनेटली लर्निंग थ्रू ग्रुप एंड कल्चरल नॉर्म को इन्फ्लुएंस करेगा, क्योंकि जैसे आपके रेफरेंस मतलब पीयर ग्रुप, दोस्तों का ग्रुप वगैरह जिसके साथ आपको उठना बैठना है, वो लोग जिनके साथ आप रेफर करते हो वो लोग आपका ग्रुप और कल्चर है। तो जैसे उन लोगों के नॉर्म्स होंगे वैसे ही आपके एटीट्यूड बनेंगे। तो ऑब्वियसली इस वाली प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करेगा रेफरेंस ग्रुप। बट क्यों हमने लिखा है कि रिवॉर्ड पनिशमेंट के थ्रू भी रेफरेंस ग्रुप हमारे अंदर एटीट्यूड बना सकता है? ये लॉजिक वही था जो मैंने आपको अभी बताया, कुछ समय पहले हमने डिस्कस किया ना,
कि अगर मैं अपने दोस्त की बेइज्जती करूंगा और बेइज्जती करने से मेरा बाकी के दोस्त मुझे रिवॉर्ड देते हैं, अटेंशन देते हैं, दैट्स रिवॉर्डिंग फॉर मी, तो यहां भी मेरा रेफरेंस ग्रुप मेरे अंदर एटीट्यूड फॉर्म करवा रहा है। पर कैसे, कौन सी प्रोसेस का इस्तेमाल करके? जो ऊपर पड़ी, रिवॉर्ड पनिशमेंट के थ्रू भी ये बना सकता है, बिकॉज बीइंग द पार्ट ऑफ द सोसाइटी इटसेल्फ इज रिवॉर्डिंग फॉर यू, और वो अगर तुम्हें अलग कर देंगे, दैट इज पनिशमेंट फॉर यू। तो तुम उनका पार्ट बनने के लिए भी कई बार ऐसे एटीट्यूड सीख जाते हो जो तुम्हारी खुद की अपनी वैल्यू से शायद अगेंस्ट भी जाते हो। फिर अगला पॉइंट तुम्हारे सामने आता है पर्सनल एक्सपीरियंस। और पर्सनल एक्सपीरियंस तो इतना तगड़ा पॉइंट है कि पर्सनल एक्सपीरियंस कैन इन्फ्लुएंस ऑल द प्रोसेसेस जो ऊपर हमने पढ़ी, उन सभी प्रोसेसेस को इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखता है, क्योंकि नॉट जस्ट फॉर्मिंग, ये तो बने बनाए एटीट्यूड को चेंज भी करने के लिए एबल है। लेट से तुम्हारे मन में अभी अपने लेट से एसोसिएशन के थ्रू एक छोटा भाई है, छोटा भाई बड़े भाई के थ्रू मैथ को लेकर पॉजिटिव एटीट्यूड बना रहा है कि छोटे भाई का बड़े भाई को लेकर पॉजिटिव एटीट्यूड है, बड़े भाई का मैथ को लेकर है, तो छोटे भाई का मैथ को लेकर पॉजिटिव बनेगा। ऐसे फॉर्म हो रहा है अभी एटीट्यूड, है ना? तो उसमें बीच में आ गया उसका एक्सपीरियंस। अब वो बना तो रहा था पॉजिटिव, बट उसको दिखा कि भाई ये क्या हो रहा है, जैसे ही 10th खत्म हुई 11th वाली मैथ में तो नंबर से ज्यादा अल्फाबेट आ गए हैं, तो उसको समझ आएगा ना ना भाई ये गलत है ना, कुछ कुछ यहाँ पर दिक्कत हो रही है। सो पर्सनल एक्सपीरियंस से शायद उसका वो बनता बनता पॉजिटिव एटीट्यूड नेगेटिव हो जाए, हो सकता है। दैट्स द पावर ऑफ योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस। देन लास्टली मीडिया रिलेटेड इन्फ्लुएंस। ये कौन सी प्रोसेस को करेगा? डेफिनेटली लास्ट वाली, मीडिया रिलेटेड इन्फ्लुएंस करेंगी हमें इस प्रोसेस के थ्रू, हमारे एटीट्यूड को एक्सपोजर टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू करेंगे। क्योंकि यहां हमने क्या पढ़ा कि एटीट्यूड बनते हैं इन्फॉर्मेशन से, जैसी इन्फॉर्मेशन दिमाग में जाएगी वैसे एटीट्यूड बन जाएंगे। तो अब इन्फॉर्मेशन हमें देगा कौन? इन्फॉर्मेशन हमें आज के समय पे सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है हमारी मीडिया से। आज तुम्हारा इंस्टाग्राम, तुम्हारा जो भी स्नैपचैट वगैरह तुम यूज करते हो, इंफॉर्मेशन से भरा है, कंटेंट से भरा है। जैसी चीजें तुम कंज्यूम करोगे वैसा तुम्हारा दिमाग, वैसे तुम्हारे एटीट्यूड्स बनते चले जाएंगे। कुछ भी एग्जांपल तुम यहां दे सकते हो, बट द वेरी स्ट्रॉन्ग, जैसे एक मीडिया का सबसे नेगेटिव इन्फ्लुएंस पता है क्या है? एब्यूजिव लैंग्वेज का नॉर्मलाइज होना। आजकल की सीरीज में दिखाते नहीं है क्या? बिल्कुल नॉर्मल है, मतलब आज अगर कोई बीसी वगैरह करके बातें नहीं कर रहा है तो भाई तुम्हें ऐसा लगेगा कि अबे क्या बोरिंग चीज है, राइट? ये पहले नहीं था, इतना नॉर्मलाइज आज हुआ है। ये मीडिया का ही इन्फ्लुएंस है, क्योंकि मीडिया ने इन्फॉर्मेशन दी और हमें पता है कि जैसे इन्फॉर्मेशन जाएगी वैसे टूट बनेगा। तो वो इन्फॉर्मेशन ही वो मिल रही है कि हाँ भाई दोस्त तो आपस में ऐसे ही बात करते हैं, ये तो जी कॉमन है, तो ठीक है फिर ओके। कूल बनने के लिए सिगरेट ही पी जाती है, तो ठीक है, हो रहा है आजकल, इतने इतने बच्चे वो वेप लेके घूम रहे हैं, छल्ला निकालेंगे छल्ला निकाले। दैट्स ऑल ड्यू टू द मीडिया रिलेटेड इन्फ्लुएंस, राइट? बट यहां एग्जांपल दिया है कंज्यूमरिस्ट एटीट्यूड और सोशल हार्मनी का। नेगेटिव में कहा गया है कि आपको कंज्यूमर बना देती है मीडिया। करके देखो ना, मिंत्रा पर या किसी भी अमेजन वगैरह पे एक बार स्नीकर सर्च कर लो, जूते, कुछ भी सर्च करो, जहां मर्जी अपने इंस्टाग्राम पे उसके बाद देखना वही चीजें दिखेंगी, वही बार बार वही सेम जूता, अबे ले ले, अबे इतना कम कर दिया अब तो ले ले। तुम नहीं हो उस चीज के कंज्यूमर, फिर भी तुम्हें कंज्यूमर बना देता है मीडिया। दैट्स कॉल्ड कंज्यूमरिस्ट एटीट्यूड। या फिर पॉजिटिवली भी मीडिया को यूज किया जा सकता है सोशल हार्मनी को प्रमोट करने के लिए, समाज में एकता वगैरह, भाईचारा, है ना, वो प्यार बना रहे, लव अफेक्शन अमंग पीपल, उसको प्रमोट करने के लिए, मतलब सोशल हार्मनी को प्रमोट करने के लिए भी मीडिया को हम यूज कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दी फैक्टर्स वाला पॉइंट। आई होप आपको समझ आया होगा कि एटीट्यूड्स हमारे कैसे बनते हैं। इन 5 प्रोसेसेस के थ्रू इंसान एटीट्यूड्स को सीख सकता है, और इन 5 प्रोसेसेस को इन्फ्लुएंस करने की पावर इन 4 मेन फैक्टर्स में होती है। नाउ यू नो एटीट्यूड्स कैसे बनते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एटीट्यूड्स को कैसे बदला जा सकता है। लेट मी टेल यू दी अनदर नेम फॉर दिस टॉपिक। जब आप बैचलर्स में जाकर इस टॉपिक को पढ़ते हैं या मास्टर्स में जाकर पढ़ेंगे, तब इसको एटीट्यूड चेंज नहीं कहते हैं। तब बुक्स में लिखा होता है द आर्ट ऑफ परसुएशन, मतलब किसी को परसुएड कैसे किया जाए, किसी के एटीट्यूड्स को कैसे बदला जाए, आप ये समझ रहे हैं। यहां पर 3 मेन थ्योरीज हम आज समझने की कोशिश करेंगे। दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस, देन कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस, एंड देन 2-स्टेप कॉन्सेप्ट बाय इंडियन साइकोलॉजिस्ट एसएम मॉसन। पहले स्टार्ट करते हैं इजी थ्योरी, दैट इज बाय इंडियन साइकोलॉजिस्ट ओनली, एसएम मॉसन। क्या बोलते हैं एसएम मॉसन? किसी को कैसे परसुएड कर सकते हैं, किसी का एटीट्यूड कैसे एक इंसान बदल सकता है। सो यू जस्ट नीड टू डू 2 स्टेप्स। 2 स्टेप्स में किसी भी इंसान का एटीट्यूड बदल जा सकता है। दैट्स व्हाई द नेम इज 2-स्टेप कॉन्सेप्ट। व्हाट आर दीस 2 स्टेप्स नाउ? पहला स्टेप होता है
आइडेंटिफिकेशन क्रिएट करना। क्या होती है आइडेंटिफिकेशन? लाइकिंग क्रिएट करना। सोर्स और टारगेट दो लोगों के बीच। सोर्स कौन होता है? सोर्स वो होता है जो रिस्पॉन्सिबल है एटीट्यूड चेंज करवाने के लिए, और टारगेट कौन होता है? टारगेट वो है जिसका एटीट्यूड चेंज करना है। समझ रहे हो? मतलब ऑडियंस क्या हुई? जो भी तुम टीवी में एड देख रहे हो, जो एक्टर आता है एड में, वो एक्टर कौन है? वो एक्टर है हमारा सोर्स। तो सोर्स एक्टर है, टारगेट वो है ऑडियंस जिसका एटीट्यूड चेंज करवाना है, वो टारगेट है। इन दोनों लोगों के बीच आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, मतलब लाइकिंग होनी चाहिए। तो व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन? व्हाट आर द कीवर्ड्स? टारगेट हैज लाइकिंग एंड रिगार्ड फॉर द सोर्स, और वो करवाने के लिए सोर्स अपने आप को आपके जैसा फील करवाता है, आपके जैसा दिखाता है कि मैं आपके जैसे ही हूं। दिस इज आइडेंटिफिकेशन। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन व्हाट वी डू? आइडेंटिफिकेशन के बाद अब क्या होता है? जब आइडेंटिफिकेशन हो गई, लाइकिंग हो गई, एसोसिएशन बन गई, अब सोर्स जो कुछ भी करेगा, एक्टर जो कुछ भी करेगा, उसके देखा देखी वो चीज रिपीट कौन करेगा? टारगेट करेगा, क्योंकि दोनों अब आइडेंटिफाई। इट्स लाइक दिस, सोर्स और टारगेट, एक्टर और तुम अगर अलग अलग है तो एक्टर कुछ भी करे तुम्हारे पे उस पर असर असर नहीं पड़ेगा, पर उसने आपको अपने साथ लिंक कर लिया ना, लिंक कर लिया, आइडेंटिफिकेशन क्रिएट हो गई। अब जो कुछ भी सोर्स करेगा, आप भी वैसे वैसे एक्शन करने पर मजबूर हो जाओगे सबकॉन्शियसली। दिस इज व्हाट दिस थ्योरी इज ट्राइंग टू कन्वे। इसीलिए ऐसा होता है कि एक्टर्स को इतना हैवी अमाउंट पे किया जाता है, वरना सीईओ क्या खुद नहीं ऐड कर सकता? खुद भी तो आके अपना प्रोडक्ट बेच सकता है, बट वो ऐसा नहीं करता, वो एक्टर्स को पैसे देता है ताकि वो लोग बेचें। क्यों? क्योंकि टारगेट ऑडियंस ऑलरेडी उनके साथ, एक्टर्स के साथ आइडेंटिफाइड है। पहला स्टेप ऑलरेडी वहां पर क्लियर हो चुका है। सो दैट्स द टू स्टेप कॉन्सेप्ट। ये दोनों चीजें करो और आप किसी का भी एटीट्यूड किसी भी चीज को लेकर बदलवा सकते हो। अब आगे आते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस पे चलते हैं। अगली थ्योरी ये दी थी फ्रिट्ज जेटर ने। ये क्या कहता है? फ्रिट्ज जेटर सिंपल सी बात बोल रहा है, ये इसका मेन आइडिया है। यहाँ एक आयरनी हुई है, इसने जो एग्जाम्पल दिया वो ज्यादा फेमस हो गया। इसने अपनी थ्योरी को समझाने के लिए ये ट्राइंगल वाला एग्जाम्पल दिया था, जो यहाँ पर आगे बना है POX ट्रायंगल का एग्जांपल। डाउरी वगैरह, वो दहेज वाली जो चीज तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखी है। तो हुआ ये कि इसके रिसर्च पेपर में ये ट्रायंगल फेमस ज्यादा हो गया रेदर देन द मेन बात जो है कहना चाह रहा था, इसीलिए इसको POX ट्रायंगल की थ्योरी से जाना जाता है। बट द पॉइंट इसकी आप याद रखेंगे, POX इज एन एग्जाम्पल। मेन आइडिया ये क्या कह रहा है? मेन बात फ्रिट्ज जेटर आपको समझाना चाहता है कि भाई एटीट्यूड तब बदलते हैं जब जब आपको इनकंसिस्टेंसी फील होती है, जब जब आपको इम्बैलेंस फील होता है। सो कीवर्ड इज इम्बैलेंस। क्या बोलता है फ्रिट्ज जेटर? एटीट्यूड चेंज करवाना है किसी का, उसके दिमाग में इम्बैलेंस की सिचुएशन क्रिएट करवा दो। अगर उसे इम्बैलेंस फील हो गया तो दिमाग की वायरिंग इस तरीके से हुई है कि हर किसी को सिर्फ बैलेंस पसंद है। सो एवरीबडी विल अगेन वांट टू अटेन टू दैट बैलेंस की स्टेट, और उसको बैलेंस को दोबारा रिटेन करने के लिए वो अपना किसी ना किसी एटीट्यूड को जरूर चेंज करेगा। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या ये कहना चाहता था। पहले आपकी बुक का जो बेसिक सा एग्जांपल है उसके थ्रू समझते हैं। लेट्स से पी की तरफ से हम बात करें ना, पी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझ रहे हैं, तो पी है लड़का, है ना, पी है ग्रूम, और ओ है लेट्स से ब्राइड, ग्रूम ब्राइड, और ये है डाउरी, एक्स है डाउरी, दहेज। ग्रूम कह रहा है मुझे दहेज चाहिए, और उसको बीवी भी चाहिए, भाई ब्राइड भी चाहिए, पर ब्राइड कहती है नहीं जी हम दहेज नहीं देंगे। सोच के बताओ, क्या ये सिचुएशन बैलेंस की सिचुएशन है या इम्बैलेंस की सिचुएशन है? सोचो, उसने शादी करनी है, उसको दहेज भी चाहिए, पर लड़की दहेज देना नहीं चाहती है। लॉजिकली सोचो, ये इम्बैलेंस है। तो हमें क्या दिख रहा है? इम्बैलेंस क्या होता है? जहां दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो ट्राइंगल में, दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव इज द सिचुएशन ऑफ इम्बैलेंस। और बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं? बैलेंस करने के लिए आइडियली क्या होना चाहिए कि ग्रूम कहे ठीक है भाई मुझे दहेज नहीं चाहिए, है ना, ग्रूम कहे मुझे दहेज नहीं लेना है, हो गई ना बैलेंस। ग्रूम ने शादी करनी है ब्राइड के साथ, ब्राइड भी उससे शादी करना चाहती है, ब्राइड दहेज देना नहीं चाहती और ना ही ग्रूम दहेज लेना चाहता है, हो गई सिचुएशन बैलेंस। तो बैलेंस क्या हुआ? जहां पर दो नेगेटिव और एक पॉजिटिव दिखता है दैट इज बैलेंस। जहां दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव होते हैं, इस सिचुएशन को इम्बैलेंस कहा जाता है। इसके अलावा और भी बैलेंस की सिचुएशन है, जैसे कि अगर सारे पॉजिटिव हो जाए, अगर ये मान जाए दहेज देने के, हालांकि आइडियली ऐसा नहीं होना चाहिए, बट जैसे हमारे एग्जांपल के केस में बता रहे हैं, मॉरल्स को साइड में रखते हुए जस्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर ये मान जाए दहेज के लिए, तो भी बैलेंस है। हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं, इसको तो चाहिए था, दहेज मिल गया,
दैट्स आल्सो बैलेंस। तो बैलेंस में तीनों पॉजिटिव भी आते हैं और दो नेगेटिव और एक पॉजिटिव। दिस इज द स्टेट ऑफ बैलेंस। हर इंसान इस स्टेट में रहना चाहता है। समझ रहे हो? मतलब हमने क्या बोला कि अगर ये दहेज नहीं देना चाह रही और आप चाह रहे हो लेना, ग्रूम दहेज लेना चाह रहा है, ये इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस है तो यहां कुछ ना कुछ एटीट्यूड इसको चेंज करना पड़ेगा। या तो भाई उसको मना ले, या फिर खुद दहेज लेने से मना कर दे, और या फिर अपना ब्राइड की तरफ ही नेगेटिव कर दे। मतलब उसको दहेज तो चाहिए था, ये हो गया ना फिर कि वो दहेज नहीं देना चाहती, उसको दहेज चाहिए, पर वो कह रहा है ठीक है भाई मुझे फिर शादी ही नहीं करनी। दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। उसने मना कर दिया, किसी और शादी कर लेगा। सो द पॉइंट हियर इज कि जहां भी दो नेगेटिव एक पॉजिटिव है, दैट विल बी बैलेंस। और इंसान इम्बैलेंस से बैलेंस की तरफ को जाने की कोशिश करता रहता है। दैट्स हाउ एटीट्यूड्स चेंजेस। ये बात कहना चाहता था फ्रिट्ज हेडर। इतनी ही बात यहां पर लिखी है, इसको आप रीड करेंगे आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। बिकॉज, और क्यों क्यों हम इम्बैलेंस में नहीं रहना चाहते हैं? बिकॉज इम्बैलेंस में रहना हमारे लिए लॉजिकली अनकंफर्टेबल होता है भाई। अब इसको एक और एग्जांपल से समझो। तीन दोस्त ही हैं, है ना? लेट्स से तीन दोस्त हैं, दोस्तों की आपस में लड़ाई हो गई। पी, ओ और एक्स तीनों अच्छे बेस्ट फ्रेंड हैं। इनमें से दो दोस्तों की आपस में लड़ाई हो गई, ओ और एक्स आपस में लड़ गए। पी को तो दिक्कत होगी, क्योंकि एक्स कहेगा भाई तू उससे बात कर रहा है, ओ कहेगा तो उससे बात कर रहा है। ये अनकंफर्टेबल है ना? तो हुआ ना इम्बैलेंस, कि दो पॉजिटिव एक नेगेटिव। हमने पढ़ा था इम्बैलेंस है, लॉजिकली देख के भी समझ आ रहा है। पर अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हम क्या लिखेंगे कि पी को अपना कोई ना कोई एक एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं सुनो। एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये तुम हो और तुम्हें कैट पालनी है, पर ये तुम्हारी मम्मी कैट नहीं पालने देना चाहती। मम्मी का एटीट्यूड कैट को लेकर नेगेटिव है, तुम्हारा एटीट्यूड कैट को लेकर पॉजिटिव है, और तुम्हारा एटीट्यूड मम्मी को लेकर तो पॉजिटिव है ही है। अब बताओ ये कौन सी सिचुएशन है, और फ्रिट्ज हेडर के हिसाब से उसकी टर्मिनोलॉजीज को यूज करके इसको बैलेंस करके दिखाओ, और बताओ क्यों कोई बैलेंस होना चाहेगा। समझ आ रहा है अब, है ना? कि अच्छा ये वाला आंसर मुझे कमेंट में बताना शॉर्ट में कि यहाँ पर क्या है, ये इम्बैलेंस है या बैलेंस है, या क्या होगा यहाँ पे फ्रिट्ज हेडर के हिसाब से। थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगाओ। मैंने आपको अभी समझाया, बेशक दोबारा बैक करके सुनना और कमेंट में बता के दिखाओ मुझे, फिर मैं बताता हूँ किसका आंसर वहां पे सही है। समझ रहे हो? शॉर्ट में लिखना अपना आंसर उधर। नाउ द नेक्स्ट थ्योरी इज कॉग्निटिव डिसोनेंस की थ्योरी। व्हाट इज कॉग्निटिव डिसोनेंस? कॉग्निटिव डिसोनेंस की थ्योरी हमें लियोन फिस्टिंगर ने दी थी, और लियोन फिस्टिंगर हमें समझाना चाह रहा था कि एटीट्यूड चेंज होते हैं जब जब हमें डिसोनेंस फील होता है। फ्रिट्ज हेडर ने क्या बोला? एटीट्यूड कब बदलते हैं? जब जब इम्बैलेंस फील होता है। इसने क्या बोला? एटीट्यूड कब बदलते हैं? जब जब डिसोनेंस फील होता है। अब डिसोनेंस क्या होता है? वहां तो हमने पढ़ लिया इम्बैलेंस क्या है, दो पॉजिटिव एक नेगेटिव वगैरह है सिचुएशन। यहां अब क्या है इम्बैलेंस? डिसोनेंस के केस में हम बात करेंगे कॉग्निशन की। मैंने आपको बताया था एटीट्यूड में तीन कंपोनेंट है, ए बी एंड सी, राइट? सी कंपोनेंट मतलब थॉट कंपोनेंट जब डिफरेंट वे में काम करने लगे, मतलब दो अपोजिट कॉग्निशंस अगर तुम्हारे दिमाग में आ गई, दिस स्टेट इज कॉल्ड डिसोनेंट स्टेट ऑफ माइंड। एक्चुअली दो टाइप की स्टेट ऑफ माइंड होती है, दो टाइप की कॉग्निशंस हमारे मन में आती हैं, कॉन्सोनेंट कॉग्निशंस या डिसोनेंट कॉग्निशंस। कॉन्सोनेंट होती हैं, एग्जांपल दे रहा हूं तुम्हें, आई वांट टू बी फिट, आई वांट टू बी फिट एंड आई विल गो टू जिम। दैट इज कॉन्सोनेंस। मैं फिट होना चाहता हूं, मैं जिम जाऊंगा, मैं ये बोल रहा हूं। पर एक है भाई, मैं फिट होना चाहता हूं एंड मैं जंक फूड खाऊंगा। समझ रहे हो? एक नेगेटिव की तरफ को जा रही है, एक पॉजिटिव। व्हाट इज दिस? दिस इज डिसोनेंस। तो लियोन फिस्टिंगर कह रहा है अगर आपने किसी के एटीट्यूड को बदलना है, उसके दिमाग में डिसोनेंस थॉट पैदा कर दो, डिसोनेंस थिंकिंग पैदा कर दो, एक अपोजिट थॉट उसके दिमाग में दे दो, ताकि वो चांस बन जाए कि एटीट्यूड उसको चेंज करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूं, देखा समझना। सिनेमा हॉल में जाते हो, मुकेश वाली एड क्यों आती है? तुम्हारा मूड खराब करने के लिए नहीं। सिगरेट के डब्बों पर वो क्यों बना होता है घिनौनी तस्वीरें? इसलिए बनी है बिकॉज वहां ये चाहती है गवर्नमेंट कि कॉग्निटिव डिसोनेंस लागू हो जाए। हम तो नहीं रोक पा रहे, वो अपने आप ही साइकी के थ्रू रुक जाए। कैसे? समझो, लेट से मैं स्मोक करता हूं, मैं ड्रग्स व्रग्स खाता हूं, मान लेते हैं ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। अगर मैं ऐसी हरकतें करता हूं और अब मैं अपने परिवार के साथ मूवी देखने गया, मेरे दिमाग में अभी क्या थिंकिंग है कि भाई आई ईट पान मसाला, या मतलब मैं वो चीजें, वो गुटखा उटका खाता हूं, तो यस आई ईट गुटखा।
ये एक थिंकिंग है मेरे मन में, है ना। अब वो एड देख के क्या आएगा कि अरे ऐसा हो सकता है मेरे साथ, हे भगवान इतना घिनौना, ये मेरे साथ हो सकता है, मेरी फैमिली मेंबर में क्या सोच रही होगी, वो बेचारे ऐसा फील करेंगे। अपोजिट थॉट पैदा हो गया, डिसोनेंस क्रिएट हो गई उस मूवी की वजह से, उस सीन की वजह से डिसोनेंस क्रिएट हुआ। तो अब क्या मैं करूंगा, अब ये थ्योरी लागू हो जाएगी और अब मैं अगेन कॉन्सोनेंस को हासिल करने के लिए कोई ना कोई एक थिंकिंग चेंज कर लूंगा। या तो मैं ये बोलूंगा ठीक है भाई, आई वोंट ईट पान मसाला बिकॉज उसको खाने से ऐसा हो सकता है, ये चांसेस बढ़ जाएंगे, दैट्स वाई ये सब एड्स बनाई जाती हैं। तो क्या समझ आ रहा है हमें, डिसोनेंस की थ्योरी लियोन फिशिंगर ने दी, जिसमें हमारा एम्फेसाइज सिर्फ कॉग्निटिव कंपोनेंट पर है। जैसे मैंने आपको बताया, बेसिक आइडिया ये है कि कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ एन एटीट्यूड मस्ट बी कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट होना चाहिए कॉग्निटिव कंपोनेंट, दैट इज दे शुड बी लॉजिकली इन लाइन विद ईच अदर, लॉजिकली एक साथ जाने चाहिए। क्या भाई फिट होना चाहते हो, जिम जा रहे हो, मैं टॉपर बनूंगा मैं पढ़ूंगा, पर मैं टॉपर बनूंगा मैं पढ़ूंगा नहीं, डजंट मेक एनी सेंस ब्रो। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं हम कि अगर अगर ऐसा होता है कि दो कॉग्निशंस हमारे एटीट्यूड में अपोजिट होती हैं, डिसोनेंट होती हैं, देन वन ऑफ देम विल बी चेंज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ कॉन्सोनेंस, फिर किसी एक को बदलना पड़ेगा कॉन्सोनेंस हासिल करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर द थ्योरीज ऑफ एटीट्यूड चेंज। इस तरीके से एटीट्यूड चेंज हम कर सकते हैं, पर एटीट्यूड चेंज को करने में कौन कौन से फैक्टर्स का हमें ध्यान रखना होता है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इवन आफ्टर दी सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज थ्योरीज स्टिल एटीट्यूड चेंज को इन्फ्लुएंस कर सकती है। कौन से एटीट्यूड को बदलना चाहते हो, वो खुद एटीट्यूड कैसा है उस पर डिपेंड करता है। फिर कौन बदलवा रहा है, सोर्स कौन है, उस पर डिपेंड करता है। फिर मैसेज क्या दे रहा है, तो कौन बदलवा रहा है, क्या बोलकर बदलवा रहा है, कैसा एटीट्यूड बदलने की कोशिश कर रहे हो, और किसका एटीट्यूड बदलने की कोशिश कर रहे हो। तो किसका एटीट्यूड बदला जा रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा, कौन बदलवा रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा, क्या बोल के बदलवा रहा है, क्या मैसेज दे के बदलवा रहा है उस पर डिपेंड करेगा, एंड लास्टली कैसा एटीट्यूड है। तो जल्दी से इन सब चीजों को समझते हैं। एग्जिस्टिंग एटीट्यूड के कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या मतलब है कि हमारा एटीट्यूड ही अपने आप में कैसा है, क्या वो उसका बैलेंस कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, उस पर भी डिपेंड करता है। और ये कहा जाता है कि पॉजिटिव वंस को चेंज करना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू नेगेटिव एटीट्यूड को बदलना। एक्सट्रीमनेस भी मैटर करती है, बताओ सोचो, मोर एक्सट्रीम को बदलना आसान होगा या लेस को, सोचो। आई होप आपका आंसर है लेस को बदलना आसान होगा। तो लेस एक्सट्रीम एटीट्यूड्स को चेंज करना आसान है, क्योंकि जो एक्सट्रीम है वो तो अपने आप में एक्सट्रीम है ना यार, उसको बदलना मुश्किल ही होगा। सिंपल या कॉम्प्लेक्स, क्या था सिंप्लिसिटी कॉम्प्लेक्सिटी, किसी चीज को लेकर कम एटीट्यूड है, एक दो एटीट्यूड है तो सिंपल, बहुत सारे एटीट्यूड है तो कॉम्प्लेक्स। तो ज्यादा एटीट्यूड को बदलना आसान होगा कम को, ऑब्वियसली कम को, तो सिंपल एटीट्यूड को बदलना ज्यादा आसान होता है। फिर सेंट्रलिटी क्या आती, इंपॉर्टेंस, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट एटीट्यूड को बदलना आसान होगा या लेस इंपॉर्टेंट को, ऑब्वियसली लेस इंपॉर्टेंट को। दैट्स ऑल फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जिस्टिंग एटीट्यूड। आप इस पॉइंट को खींच के लिख सकते हैं कि भाई पॉजिटिव वाले जल्दी बदले जाते हैं, लेस एक्सट्रीम जल्दी बदले जाते हैं, सिंपल जल्दी बदले जाते हैं, और लेस सेंट्रल मतलब पेरिफेरल को जल्दी बदला जा सकता है। यहां एक और बात बताई गई है चेंज की डायरेक्शन की, कि कैसा चेंज हो रहा है, क्या वो कॉन्ग्रुएंट चेंज है या वो इनकॉन्ग्रुएंट चेंज है। कॉन्ग्रुएंट चेंज क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट चेंज का मतलब होता है, ध्यान से समझना, मुझे साइकोलॉजी अच्छी लगती थी, मतलब मुझे साइकोलॉजी को लेकर मेरे मन में ना लेट से 4 था, पॉजिटिव का 4 था एटीट्यूड मेरा, अब साइक शॉर्ट से पढ़ने के बाद मेरे मन में हो गया भाई 5। ये होता है कॉन्ग्रुएंट चेंज, सेम डायरेक्शन का चेंज। जस्ट फॉर एग्जांपल, अपना प्रमोशन कर रहा हूं बट एग्जांपल के तौर पे, कि भाई साइकोलॉजी को लेकर पहले भी साइकोलॉजी अच्छी लगती थी, पर साइक शॉर्ट से पढ़ने के बाद और अच्छी लगने लगी, दैट्स योर कॉन्ग्रुएंट चेंज, सेम डायरेक्शन का चेंज। तो कॉन्ग्रुएंट कहा जाता है हमारा सेम डायरेक्शन के चेंज को, इनकॉन्ग्रुएंट कहा जाता है अपोजिट डायरेक्शन के चेंज को, कि अगर तुम्हें अच्छी लगती थी कोई चीज और अब वो बल्कि बुरी लगने लगे, मतलब तुम कह रहे हो साइकोलॉजी अच्छी लगती थी, साइक शॉर्ट से पढ़ने के बाद बुरी लगने लगी, ऐसा नहीं है, पर मैं वैसे ही एग्जांपल दे रहा हूं, तुम्हें समझ रहे हो, इस बात को मानना नहीं है। तो ये वाला अगर हुआ, फॉर एग्जांपल मान लो भाई कोई कह रहा है कि नहीं जी कह रहा है क्या पढ़ाता है तो बेकार पढ़ाता है, अगर कोई ऐसा कहे तो भाई मतलब उसका इनकॉन्ग्रुएंट चेंज हो गया जी, उस बेचारे को अच्छी लगती थी साइकोलॉजी, मैंने ही बुरी लगवा दी, है ना। तो इनकॉन्ग्रुएंट मतलब उल्टा चेंज आना, और कॉन्ग्रुएंट मतलब सेम डायरेक्शन का चेंज आना, ये भी मैटर करता है। क्या लगता है बताओ, इनकॉन्ग्रुएंट चेंजेस आसान हो गया या कॉन्ग्रुएंट, ऑब्वियसली कॉन्ग्रुएंट चेंजेस, सेम डायरेक्शन के चेंजेस करना ज्यादा आसान होता है। फिर आगे आते हैं भाई सोर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की, कौन चेंज करवा रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। तो क्रेडिबिलिटी और अट्रैक्टिवनेस दो कीवर्ड यहां पे आते हैं।
सोर्स कितना क्रेडिबल है, कितना भरोसेमंद है, जितनी ज्यादा क्रेडिबिलिटी उसकी, क्रेडिबिलिटी पता है ना, मतलब मैं तुम्हें दवाइयों की सलाह दे रहा हूं तो तुम्हें मेरी सलाह नहीं माननी चाहिए, पर मैं तुम्हें साइकोलॉजी रिलेटेड सलाह दे रहा हूं तो तुम मेरी बात मान सकते हो। मैं साइकोलॉजी को लेकर क्रेडिबल भरोसेमंद सोर्स हूं, पर मैं दवाइयों को देने के लिए भरोसेमंद सोर्स नहीं हूं मेरे भाई, वो तो डॉक्टर हुआ ना। तो क्रेडिबिलिटी सोर्स की जितनी ज्यादा है उतने ज्यादा चांस की वो चेंज करवा देगा आपका एटीट्यूड। जितना वो ज्यादा अट्रैक्टिव है, जितना ज्यादा अटेंशन खींच के रख सकता है आपकी, उतने ज्यादा चांस है कि वो आपका एटीट्यूड चेंज करवा देगा। मैसेज कैरेक्टरिस्टिक्स आगे कि क्या बोल के चेंज कराएगा उस पर भी फर्क पड़ता है। मतलब इसमें 3 चीजें आती हैं मैसेज कैरेक्टरिस्टिक्स में। क्या कीवर्ड है? 3 कीवर्ड है मैसेज में आता है। पहला था मोटिव, फिर अपील, अभी समझाऊंगा, पहले मार्क कर लो, और फिर मोड। कहां लिखा है? मोड। 3 बातें क्या हुई? क्या जो मैं बोल रहा हूं वो तुम्हारे लिए रेलिवेंट भी है? मोटिव कैसा है? ऐसे समझो कि मैं तुम्हें बेचने की कोशिश कर रहा हूं एक कंघी और तुम्हारे बाल ही नहीं है, समझ रहे हो? ये तो बेइज्जती हो जाएगी ना, कि आप एक गंजे को कंघी बेच रहे हो। डजंट मेक एनी सेंस भाई, उसकी किस काम की, उसके लिए रेलिवेंट ही नहीं है। तो मोटिव रेलिवेंट होना चाहिए आपके मैसेज का। दूसरा, मोड कैसा है? किसी भी और मोड से सबसे बेहतरीन मोड माना जाता है फेस टू फेस कम्युनिकेशन। किसी को भी मैनिपुलेट करना है, परसुएड करना है, मुंह पे जाके अकेले में सामने जाके बात करो, आसानी से आप उसको मैनिपुलेट कर पाओगे। फेस टू फेस इंटरेक्शन हमेशा बेटर होता है। लास्टली वी हैव अपील। अपील क्या होती है? अपील का मतलब है कैसा टोन है आपका। मतलब अब इसको समझो कि आप अपने मैसेज में कौन सी अपील यूज कर रहे हो। ये कहा जाता है या तो रैशनल या इमोशनल, कोई ना कोई एक अपील होनी ही चाहिए आपके मैसेज में, और सबसे बेस्ट है कि दोनों हो जाए। एक एग्जांपल देता हूं, एक कुकर की एड आती है, वो मतलब यूटेंसिल्स वगैरह की, प्रेस्टीज कंपनी है, उनकी टैगलाइन है भाई, जो प्रेस्टीज से नहीं, जो प्रेस्टीज से नहीं, जो बीवी से करे प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार। अब बताओ, कुकर को जोड़ दिया बीवी के प्यार के साथ, कोई लिंक हुआ इस बात का? बस इमोशन जोड़ दिया हमने, इमोशन जोड़ दिया, है ना। माउंटेन ड्यू, क्या सच में वो पी के, माउंटेन ड्यू पी के डर खत्म हो जाते हैं? तो फिर तो जितने फोबिया वाले हमारे पेशेंट है भाई, क्या थेरेपी वेरेपी, चल माउंटेन ड्यू रखो उनके सामने। वो कह रहा है जी फोबिया है मुझे तो जी, लिफ्ट में जाता हूं ना तो सर चक्कर आ जाते हैं, और थेरेपिस्ट कहे कि ये ले माउंटेन ड्यू, क्या काम करती चीजें? नहीं मेरे भाई, जस्ट लिंक करा हुआ है कि माउंटेन ड्यू को फियरलेस के साथ लिंक कर दो। दैट्स इमोशनल अपील। कोई नई कार आती है, टाटा ने नई गाड़ी निकाली है, लिंक कर रहे हैं भाई, मतलब ऐसा हाइप बनाते हैं, इमोशन जोड़ देते हैं। द पॉइंट हेयर इज कि या तो आपके मैसेज में इमोशन होने चाहिए तो वो एड अच्छी चलेगी आपकी, या लॉजिक कम से कम होना चाहिए ना भाई। या तो आप ये बताओ हमारे कुकर में चावल जल्दी बन जाएंगे जी, आपकी इतनी बचत है, सस्ता दे रहे हैं, ये है वो है। लॉजिक होना चाहिए या इमोशन, आइडियली दोनों हो तो सबसे बेस्ट चलता है मैसेज। ये 3 बातें आप ध्यान रखेंगे, रैशनल, इमोशनल, अपील, मोटिव शुड बी रेलिवेंट, मोड शुड बी फेस टू फेस, तो मैसेज आपका अच्छे से कम्युनिकेट होगा, अच्छा एटीट्यूड चेंज आप करवा पाएंगे। नाउ लास्टली वी हैव टारगेट के कैरेक्टरिस्टिक्स। ये उस पर भी डिपेंड करता है कि एटीट्यूड चेंज होगा या नहीं होगा। किस पे डिपेंड करता है? जिसका चेंज करना है। तो आप जिसका एटीट्यूड चेंज कर रहे हो वो कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। वो कैसा है मैम क्या बोलते हैं कि उसकी परसुएबिलिटी कितनी है। परसुएबिलिटी मतलब द एबिलिटी टू बी परसुएडेड, द एबिलिटी टू बी मैनिपुलेटेड। तो जिस इंसान की परसुएबिलिटी ज्यादा होगी उसको चेंज करना, उसको इन्फ्लुएंस करना ज्यादा आसान होगा। फिर स्ट्रॉन्ग प्रेजुडाइज, ये क्या होता है आपको अभी समझाऊंगा मैं, इसको अभी के लिए होल्ड पे रख लो। सिर्फ इतना अपने दिमाग में रखो कि जहां स्ट्रॉन्ग प्रेजुडाइज होता है वहां एटीट्यूड चेंज इजीली नहीं हो पाता। ठीक है, बाकी अभी इस पे आगे बात करेंगे, तसल्ली से करेंगे, आपको तभी अपने आप समझ आ जाएगा। अब सेल्फ एस्टीम क्या लगता है भाई? जिस इंसान की सेल्फ एस्टीम कम होगी, मतलब उसके ऊपर, उसको खुद पे ही उसकी वर्थ, सेल्फ वर्थ चैप्टर 2 में पढ़ा था ना, कम है, तो ऐसे लोगों का एटीट्यूड चेंज कराना आसान होगा। तो सेल्फ एस्टीम लो वालों का एटीट्यूड चेंज कराना आसान है, और स्ट्रॉन्ग प्रेजुडाइज में भी जिसके पास प्रेजुडाइज नहीं है उसका चेंज कराना आसान है। इंटेलिजेंस के केस में जिसके पास इंटेलिजेंस कम है, लो इंटेलिजेंट बंदे का एटीट्यूड चेंज कराना ज्यादा आसान है। और परसुएबिलिटी में बस हमारा रिलेशन उल्टा है कि परसुएबिलिटी जिसकी ज्यादा होती है उसका एटीट्यूड चेंज कराना आसान होता है, क्योंकि परसुएबिलिटी मतलब आपकी क्षमता, आपकी एबिलिटी टू बी परसुएटेड, आप कितना लोगों की बातों में आ जाते हो। तो जो इंसान ज्यादा बातों में आने वाला होता है उस इंसान को चेंज करना ज्यादा आसान होता है। बाकी सब में रिलेशन उल्टा है, जितनी ये चीजें कम उतना ज्यादा इजी आपको चेंज करवाना।
अब जो प्रिजुडाइज वाला टॉपिक है ना, ये अभी के लिए बस इतना याद रखो कि कम होगी तो इजीली चेंज होगा, ज्यादा होगी तो मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए बदलना। क्यों, वो आपको अभी पता चलेगा। बट फिलहाल लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। हमने बात कर ली है एटीट्यूड फॉर्मेशन की, एटीट्यूड क्या होता है उसकी पहले कर ली थी, फिर एटीट्यूड बदलते कैसे है उसकी बात कर ली, और एटीट्यूड को बदलने के लिए किन फैक्टर्स का इंपॉर्टेंस होती है, कौन से फैक्टर पूरी प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये सब हम यहां तक अब पढ़ चुके हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एटीट्यूड एंड बिहेवियर का रिलेशनशिप। मैंने याद है स्टार्टिंग में आपको बताया था कि बिहेवियर और बिहेवियर टेंडेंसी में फर्क है। वो चीज आपको अब यहां समझ आएगी। हमने वहां क्या पढ़ा, वो एग्जाम्पल याद है मौसी वाला, कि मम्मी ने अचानक से बात करा दी तो मुझे बात करनी पड़ी। वो चीज यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि एटीट्यूड और बिहेवियर का क्या रिलेशन है, रियल बिहेवियर एक्शन के साथ इसका क्या रिलेशन है। देखो, पहले तो हम ये बोलेंगे कि भाई लॉजिकली ना लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे आपके एटीट्यूड है वैसा ही आप हमेशा बिहेव करते हैं, बट दिस इज नॉट ट्रू। हमेशा ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। बट हमारा टॉपिक क्या है, हम टॉपिक ये पढ़ रहे हैं कि कुछ साइकोलॉजिस्टों ने हमें बताया है, कुछ साइकोलॉजिस्ट ने हमें बताया कि ऐसी कुछ कंडीशंस हैं, ऐसी कुछ कंडीशंस होती हैं, ऐसी कुछ सिचुएशंस होती हैं, इन 5 सिचुएशंस में एटीट्यूड और बिहेवियर के सेम होने की संभावना बढ़ जाती है। तो क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं कि किन कंडीशंस में कंसिस्टेंसी मतलब सिमिलैरिटी आने की संभावना इन दोनों के बीच बढ़ जाएगी। हम सिंपली ये बोलना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस में जैसा आपका असली एटीट्यूड होता है आप वैसे ही बिहेव भी कर पाते हो आसानी से। तो ये वो सिचुएशन है। पहली बार जब आपका एटीट्यूड बहुत स्ट्रांग और सेंट्रल होता है, मतलब जब आपका एटीट्यूड एक्सट्रीम है और सेंट्रल है, तब आप चांसेस ज्यादा है कि जैसा ट्रू एटीट्यूड है वैसा ही बिहेवियर में झलकेगा भी, क्योंकि बहुत स्ट्रांग एटीट्यूड है ना, अब आपको फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे समझ लो कि वहां नॉर्मल मासी की बात है, बट एक है मेरा दुश्मन ही है कोई, मुझे तो बिल्कुल ही नहीं पसंद ऐसा बंदा, उससे अगर कोई मुझे जबरदस्ती बात कराने की कोशिश भी करेगा तो मैं मुंह पे मना करूंगा कि भाई जाना, मैं नहीं बात करूंगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल नफरत है उससे, मुझे सेंट्रल है वो मेरे लिए और स्ट्रांगली नेगेटिव है। तो ऐसे किसी सिनेरियो में एटीट्यूड और बिहेवियर सेम होने के चांस बढ़ जाते हैं। दूसरा, जब मुझे अवेयरनेस है, ये तो बहुत सिंपल सी बात है यार, एक तरफ है कि जिस एटीट्यूड को लेकर मैं अवेयर ही नहीं हूं, मुझे पता ही नहीं है मेरा इस चीज के लिए क्या एटीट्यूड है, तो कहां से बिहेवियर में सिमिलैरिटी की बात आ जाएगी। जब मैं जिस एटीट्यूड के लिए अवेयर होऊंगा उस एटीट्यूड को मैं बिहेवियर में भी शो करूंगा, ये चांसेस ज्यादा है। देन वी हैव नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन देयर इज वेरी लिटिल और नो एक्सटर्नल प्रेशर ऑन यू, जब कोई आपको प्रेशराइज नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो अभी मैंने आपको बताया, अगर मम्मी प्रेशराइज ना करें मासी से बात करने के लिए तो क्या मैं करूंगा, नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि जब कोई प्रेशर नहीं होता है तब भी आपका जो असली मन होता है, असली एटीट्यूड होता है, आप वैसा ही बिहेव करते हो जब कोई प्रेशर नहीं, आपके ऊपर भारी प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है। और अगला पॉइंट है, ये भी सिमिलर ही है, कि जब आपको कोई देख नहीं रहा, व्हेन यू आर नॉट बीइंग वॉच्ड एंड इवैल्यूएटेड। सिमिलर ही बात होगी कि कोई प्रेशर नहीं है, कोई आपको प्रेशराइज नहीं कर रहा, तब भी जो आप सही में करना चाहते हो वही करते हो, और जब आप अकेले होते हो तब भी आप जो करना चाहते हो वही करते हो, बिकॉज यू आर नॉट बीइंग इवैल्यूएटेड। आपको एप्रीहेंशन का मतलब आपको इवैल्यूएशन एप्रीहेंशन नहीं, कोई मुझे इवैल्यूएट करेगा, जज करेगा, वो सब नहीं है। तो जैसा ट्रू एटीट्यूड है वैसे आप बिहेव भी करते हो सिनेरियो में। नाउ द लास्ट पॉइंट हियर इज कि जब एक इंसान के मन में ये श्योर शॉट होता है कि ये वाला पर्टिकुलर बिहेवियर करके तो मुझे पक्का कुछ ना कुछ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस ही मिलेगा। अब यहां एक अजम्पशन है, मुझे एक बात बताओ, कोई भी ऐसा इंसान होगा जो कहेगा कि मेरे मन में पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस को लेकर तो नेगेटिव एटीट्यूड है जी, नहीं ना। मतलब आपके मन में पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस को पाने के लिए, जिंदगी में अच्छे कॉन्सिक्वेंस आपको मिले, उसको लेकर पॉजिटिव ही एटीट्यूड है ना। तो अगर आपके मन में पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर ऑलरेडी एक पॉजिटिव एटीट्यूड सेट है, तो जब आपको पता है कि ये वाला पर्टिकुलर बिहेवियर करके मुझे पक्का पॉजिटिव मिलेगा, तो आप उस बिहेवियर को भी करोगे ना। So the point we are simply trying to say is कि जिन बिहेवियर्स में आपके मन में पक्का होता है कि यार ये करके तो पॉजिटिव ही कुछ मिलेगा, तो आप वो बिहेवियर कर लेते हैं। और अगर आप वो बिहेवियर कर लेते हैं तो इसका मतलब हुआ कि जैसा आपका ट्रू एटीट्यूड था वैसे ही आपने एक्ट भी किया, क्योंकि आपका ट्रू एटीट्यूड भी पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर पॉजिटिव ही है। मतलब आप चाहते भी हो कि मुझे अच्छा कुछ मिले जिंदगी में, और जब पता है कि ये बिहेवियर करके अच्छा ही मिलेगा तो आपको ऑब्वियसली कर ही लेते हो। तो दोस्त पार्टी दे रहा है खुद से, तुम्हारा कुछ नहीं लग रहा, तुम्हें पिक एंड ड्रॉप सर्विस मिल रही है, दोस्त कह रहा है भाई घर से उठा के लेके जाएंगे, पार्टी वार्टी करवा के पिज्जा विज्जा खिला के घर छोड़ के जाएंगे,
कौन मना करेगा इस सिचुएशन के लिए, मतलब ज्यादातर, है ना, देयर आर चांसेस की तो बात कर रहे हैं। तो अगर आपको पता है कि पार्टी मिल रही है, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस है, मेरा कुछ जा भी नहीं रहा उसमें, तो एटीट्यूड तो पहले से इस चीज के लिए पॉजिटिव ही है, तो आप ऐसे सिचुएशन में बिहेव भी कर लेते हैं। दैट्स ऑल वी आर ट्राइंग टू से हियर। नाउ फाइनली वी आर एट द वेरी लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर, दैट इज प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन। और बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, बट इस टॉपिक को समझाने के लिए मैं पहले जाना चाहूंगा अपने फ्लो चार्ट्स पर, ताकि हम एक बार इसका बेस समझ लें। और फ्लो चार्ट में ना ये मैंने बहुत अच्छे से आपके लिए रिप्रेजेंट किया है, ये देखो, इतना सा बेसिक आइडिया है प्रेजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन का। सी है स्टीरियोटाइप, प्रेजुडाइज, डिस्क्रिमिनेशन, तीन शब्द अब आपने समझने, ठीक है। स्टीरियोटाइप शब्द तो सुना ही होगा, नाम तो सुना ही होगा। स्टीरियोटाइप क्या होता है, आपके मन में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ऑफ पीपल को लेकर जो थिंकिंग है, जो सोच है, दैट इज योर स्टीरियोटाइप, कॉग्निटिव कंपोनेंट। तो व्हाट यू थिंक अबाउट पीपल, a particular community of people, that's stereotype. What do you think about and what do you feel about a particular community or group of people, that's your prejudice, because यहाँ पर affective जुड़ जाता है। डिस्क्रिमिनेशन में रियल बिहेवियर आता है। अब यहाँ डिस्क्रिमिनेशन में टेंडेंसी नहीं है, टेंडेंसी तो इवन प्रेजुडाइज में ही आ जाती है। डिस्क्रिमिनेशन मींस द रियल एक्शन। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल, तुम्हें तीनों शब्द आसानी समझ आ जाएंगे, ध्यान से सुनना। लेट्स से just फॉर एग्जांपल, आई डोंट वांट टू हार्म एनीवन्स इंटेंशन। भाई स्टीरियोटाइप टॉपिक ही ऐसा है, मुझे मजबूरन बोलना पड़ रहा है, तो कोई भी इसका बुरा मत मानना, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं। मेरा एक दोस्त है, आनंद गुप्ता नाम है उसका, बनिया कम्युनिटी से बिलोंग करता है। अब बनिया लोगों के बारे में फेमस है कि भाई बनियाज आर कंजूस। अगर मैं इस बात को मान रहा हूं, मेरे दिमाग में थॉट है कि बनिया कंजूस है, ये क्या है, ये है मेरा स्टीरियोटाइप। पर अब जस्ट इमेजिन मैं फील करने लगूं इस बात को। 2-3 बार मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो जो आनंद मेरा दोस्त है ना, वो सच में कहता है कि हाँ भाई अभी पैसे दे देना, बाद में दे दूंगा। तो उसके बाद मेरे साथ 2-3 बार ऐसा हो गया, जब भी हम दोस्त लोग जाते हैं वो हमेशा टाल देता है और उसके बाद कभी किसी के पैसे वापस नहीं करता। अब सिर्फ थॉट नहीं है, अब मेरे मन में फीलिंग जुड़ गई। नाउ आई विल बी लाइक कि अबे ये तो सच में कंजूस है यार, बनिया सही में कंजूस है। देख रहे हो डिफरेंस, पहले इट वाज लाइक बनियाज आर कंजूस, सुना है मैंने, नाउ इट्स लाइक बनियाज आर कंजूस। देयर इज एंगर, देयर इज फ्रस्ट्रेशन, मेरी फीलिंग आ गई, नाउ दिस इज प्रेजुडाइज। और फिर अगर मैं अगली बार किसी भी बनिया कम्युनिटी के इंसान के साथ पार्टी वगैरह या कई ऐसे कोलैबोरेटिव जहां पर पे करना होगा, ऐसी जगह से बचूं, मैं लेट से आनंद के साथ आगे से घूमना ही बंद कर दूं कि नहीं भाई ये पैसे इससे नहीं जाऊंगा ट्रिप पे, दैट विल बी एक्शन, दैट इज डिस्क्रिमिनेशन, कि मैं डिस्क्रिमिनेट करने लग गया उसके साथ। एक और एग्जांपल देता हूं, हमने सुना है लड़कियों को गाड़ी चलाना नहीं आता, हालांकि ये गलत है, स्टडीज ने प्रूफ कर दिया लड़कियां बल्कि ज्यादा सेफ ड्राइवर है, क्योंकि वो यू करके नहीं चलाई ना दिल्ली वालों की तरह, लॉन्डो की तरह। द पॉइंट इज कि अगर तुम कहते हो लड़कियों को गाड़ी चलाना नहीं आता, दैट्स थिंकिंग, स्टीरियोटाइप। अगर तुम फील करते हो ना नहीं आता इनको, दैट्स प्रेजुडाइज। अगर अब तुमने कैब बुक करी और लेडी ड्राइवर आई चलाने वाली, तो तुमने मना कर दिया बैठने के लिए, नाउ दैट विल बी डिस्क्रिमिनेशन। दैट्स ऑल, सिंपल, इतना सा लॉजिक है। अब पढ़ते हैं और आपको सब इजीली समझ आएगा। अब अपना डिस्क्रिप्शन पे चलते हैं। एज यू कैन सी here are the description, this is the definition for stereotype, cluster of idea। मैं आपके लिए मार्क कर रहा हूं, पढ़ लेना पॉज करके, मैं मार्क कर रहा हूं मेन कीवर्ड्स, cluster of ideas regarding the characteristics of specific group of people, that's stereotype, and you believe all the people who fall under that category, सब में ये characteristics common होंगी। फिर प्रेजुडाइज क्या होते हैं, प्रेजुडाइज होते हैं जब कॉग्निटिव और अफेक्टिव दोनों कंपोनेंट जुड़ जाता है। तो प्रेजुडाइज की डिस्क्रिप्शन ऊपर लिखी है, they are simply the example of attitudes itself। प्रेजुडाइज एटीट्यूड ही होते हैं, प्रेजुडाइज आर एटीट्यूड्स टुवर्ड्स पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को लेकर आपके मन में क्या एटीट्यूड है, उसको एटीट्यूड ना कह के प्रेजुडाइज कह देते हैं जब वो पूरे ग्रुप के बारे में होता है, और वो यूजुअली नेगेटिव ही होते हैं, क्योंकि एटीट्यूड में क्या था, एबीसी तीनों कंपोनेंट, और तीनों कंपोनेंट हमें यहां भी प्रेजुडाइज में भी देखने को मिलते हैं। लास्टली व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन इज द बिहेवियरल कंपोनेंट, इसमें आपको बताया रियल बिहेवियर। इसमें हम क्या लिखेंगे, कीवर्ड क्या आ जाएगा, behave in a less positive way towards these people, behave in less positive way, that's all for these basic points। अब अगला मेन टॉपिक है कैसे डेवलप होते हैं प्रेजुडाइज, कैसे डेवलप होते हैं। तो प्रेजुडाइज डेवलप होते हैं लर्निंग से, और लर्निंग की पांचों प्रोसेस यहाँ पे आ जाएंगी। जस्ट लाइक एटीट्यूड, ये भी तो एटीट्यूड है, ये भी तो एक नेगेटिव एटीट्यूड ही है ग्रुप ऑफ पीपल को लेकर। तो जैसे एटीट्यूड सीखते हैं कल्चर नॉर्म के थ्रू, एक्सपोजर टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू, लोगों को ऑब्जर्व करके, रिवॉर्ड पनिशमेंट एसोसिएशन, ऐसे ही हम स्टीरियोटाइप प्रेजुडाइज को भी सीख सकते हैं। ऑल्सो अगला पॉइंट क्या है,
स्ट्रॉन्ग सोशल आइडेंटिटी एंड इन ग्रुप बायस। ये क्या होता है समझो, इस बात को ध्यान से समझो। यहाँ ना अब अगेन ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, बट बहुत ध्यान से सुनना इसको। हम क्या बोल रहे हैं, अपनी कम्युनिटी को एम्फेसाइज करना बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल करो। बट एक चीज का ध्यान रखना, अगर मैं आज अपने आप को नितिन ना फील करके, समझ रहे हो, ज्यादा फोकस नितिन पे ना करके हिंदू होने पे करूं, मैं तो जी हिंदू हूं, हिंदू हूं, अच्छी बात है, ठीक है, मुझे मुझे गर्व है उस चीज पे। पर अगर मैं इस पे फोकस करूंगा तो साथ ही साथ ये भी होगा कि मैं दूसरे लोगों की भी सोशल आइडेंटिटी पे ही फोकस करूंगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे मन में, अब मैं टीचर हूं, अगर मैं हिंदू बोल रहा हूं, अपने आप को ज्यादा बोल रहा हूं, तो जब मेरे पास कोई बच्चा आएगा मैं नोटिस करूंगा कि यार अच्छा ये हिंदू नहीं है, अच्छा ये सिख है, अच्छा ये मुस्लिम है, अच्छा ये क्रिश्चियन है। ये मुझे करना पड़ जाएगा सबकॉन्शियसली, बिकॉज आई गिव मोर एम्फोसाइज ऑन माई सोशल एंटिटी। मुझे दूसरों की भी सोशल एंटिटी को ही मेरा दिमाग पहले रजिस्टर करेगा, और अगर ये होगा तो वहां आ जाएगा हम और उनकी बात, वी और दे। और जहां वी और दे आ गया तो वहां ये इन ग्रुप बायस इंसान शो करते हैं। मैं अपनी कम्युनिटी को अच्छा अच्छा फील करूंगा, ज्यादा अच्छा, दूसरों से थोड़ा ऊपर, दूसरों को नीचे नहीं कह रहा मैं, पर मैं ये कह रहा हूं भाई मैं ऊपर हूं। पर अगर मैं ऊपर हो गया तो अपने आप ही बाकी नीचे चले जाएंगे ना मेरे मन में, तो ये एक इशू आ जाता है। तो हमारा टॉपिक हमें कहता है, अगर आप प्रेजुडाइजेस से बचना चाहते हो तो सोशल आइडेंटिटी पे ज्यादा ध्यान मत दो, इंडिविजुअल आइडेंटिटी पे ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। फिर स्केप गोटिंग। अब स्केप गोटिंग क्या होता है, स्केप गोटिंग का मतलब है जब मेजॉरिटी वाले लोग माइनॉरिटी को दबाते रहते हैं, मेजॉरिटी वाले लोग माइनॉरिटी पे अत्याचार करते रहते हैं, तो वहां पर दिक्कत क्या होती है, एक तो मेजॉरिटी ग्रुप के मन में प्रेजुडाइज बनने लग जाता है, ये तो जी है ही ऐसे, और इसको हम कुछ भी कह सकते हैं। और दूसरा, जो लोग इसको होते हुए देखते हैं उनके भी मन में माइनॉरिटी ग्रुप्स को लेकर वो वही फीलिंग अटैच हो जाती है। इसका एक सिंपल सा तुम्हें एग्जांपल देता हूं। अगर क्लास में बैक बेंचर्स को लेकर एक इमेज सेट है कि क्लास में कुछ भी गलत होता है तो सारी गलत हरकतें ब्लैक बैक बेंचर ही करते हैं। लेट्स से तुम क्लास में नए स्टूडेंट गए हो, आज पहला दिन है तुम्हारा स्कूल में, और तुमने आज ही देख लिया कि जो भी कुछ गलत होता है हर टीचर आके उनको डांट रहा है, बैक बेंचर को डांट रहा है, बच्चे भी अपनी बातें कर रहे हैं ऐसे उनके बारे में कि जी ये 4 बच्चे हैं ना, ये 4 ऐसे बच्चे हैं। दैट्स के क्या पता बेचारों ने ना किया हो, लेट्स से क्लास का शीशा टूट गया, तो अब सब लोगों ने मिलकर ब्लेम उन पे डाल दिया 4 बच्चों पे, ये पीछे बैठते हैं ना, ये निकम्मे बच्चे हैं, ये बच्चों को कम नंबर आते तो जी इन्होंने ही किया होगा। अगर ये बार बार होता तुम देखोगे तुम भी सीख जाओगे। तो व्हाट इज स्केपगोटिंग, जब मेजॉरिटी ग्रुप अपना सारा ब्लेम पुट कर देती है, प्लेस कर देती है उनका ब्लेम ऑन टू माइनॉरिटी ग्रुप, क्योंकि उनको लगता है तो कम बच्चे हैं ना, 4 बच्चे हैं, हम तो पूरी क्लास एक साथ है, तो ये हमारे खिलाफ क्या ही करेंगे। सो दैट्स सिंपली स्केपगोटिंग, जब हम मेजॉरिटी ग्रुप माइनॉरिटी पे सारा ब्लेम डालती है और जो उसको होता हुआ देखता है वो भी वैसे ही एटीट्यूड उनको लेकर, माइनॉरिटी को लेकर अपने बना लेता है। फिर कर्नल ऑफ ट्रुथ की वजह से भी सीखे जाते हैं। ये क्या होता है, कर्नल ऑफ ट्रुथ का मतलब है कुछ तो सच्चाई होगी ना। कई बार पता है प्रेजुडाइज क्यों आगे बढ़ते रहते हैं, क्यों एम्फेसिस होते रहते हैं, लोगों के मन में सोच आ जाती है अगर इतने लोग कह रहे हैं कि लड़कियों को गाड़ी चलाना नहीं आता तो नहीं ही आता होगा ना, अगर इतने लोग कह रहे हैं कि बनिया ऐसे होते हैं तो वैसे ही होते होंगे ना। दिस सिंपल आइडिया कि देयर मस्ट बी सम ट्रुथ, देयर मस्ट बी सम ट्रुथ, दैट्स द कीवर्ड, दिस इज कॉल्ड कर्नल ऑफ ट्रुथ। बस इस आइडिया की वजह से कभी कभार और वो बढ़ता जाता है, स्ट्रांग होता जाता है। लास्टली वी हैव सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। व्हाट इज सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब प्रेजुडाइजेस बढ़ने के पीछे एक कारण ये भी है कि यार जो तुमसे बिहेवियर समाज नेगेटिवली एक्सपेक्ट करता है तुम वही शो कर रहे हो, मतलब इट कैन बी अननोइंगली। जस्ट इस बात को समझो, अगर मेरे मन में है कि भाई आनंद गुप्ता जो मेरा दोस्त है वो बनिया कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा है, बनिया कम्युनिटी के बारे में ऐसी बातें फैली हैं समाज में कि कंजूस है कंजूस है, तो भाई अनफॉर्चुनेटली पर यार अब तुम्हें ज्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा ना। अगर तुम लेट्स से बेचारा कभी सच में ही अपना पर्स भूल गया, मेरे मन में तो वही आएगा ना, देखा देखा ऐसा हुआ ना। अगर किसी गाड़ी ने सच में, किसी गाड़ी ने ठोका किसी को और वो गाड़ी चला रही है लड़की, तो बढ़ जाएगा ना। सो नोइंगली और अननोइंगली, रीड इट हियर, व्हेन द टारगेट ग्रुप जिसके बारे में प्रेजुडाइज है वो वैसे ही बिहेव करना स्टार्ट कर दे जो कि जस्टिफाई करने लग जाए लोगों के नेगेटिव प्रेजुडाइजेस को, जो कि कंफर्म करने लग जाए उनकी नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस को। हमारी नेगेटिव एक्सपेक्टेशन, लड़कियां गाड़ी नहीं चला सकती, लड़कियां सच में ठोक रही है ज्यादा, अगर ऐसा हो तो फिर भाई कुछ भी कह लो उससे स्ट्रेंथन हो ही जाएगा हमारा एग्जिस्टिंग प्रेजुडाइज, और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगा। तो अब हम बात कर रहे हैं हैंडल कैसे करना है।
जितने पॉइंट सीखने में पड़े ना, सबको उल्टा उल्टा करके लिख दो, हैंडल के अपने आप बन जाते हैं। लर्निंग से सीखते हैं, मिनिमाइज अपॉर्चुनिटीज टू लर्न। एटीट्यूड बन गए, सीख लिया, ट्राई टू चेंज देम। अच्छा जी, स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट आइडेंटिटी से सीखा था, सोर्स था वो प्रेजुडाइज का, तो यहां क्या है बोलेंगे, डी एम्फेसाइज करो सोशल आइडेंटिटी को और फोकस किस पे करो, पर्सनल पे फोकस करो। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी के थ्रू सीखते हैं, उसको डिस्करेज करो भाई, ऐसा मत करो, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी को मत होने दो। फिर बेसिक कुछ हमारी और ट्रिक्स बताई गई हैं, क्या कर सकते हैं, लोगों को एजुकेट करना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए। आज से कुछ साल पहले एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को लेकर इतनी इंफॉर्मेशन एजुकेशन नहीं थी, आज इंफॉर्मेशन एजुकेशन है, तो कुछ हद तक नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है। ये इंक्रीजिंग इंटरग्रुप कांटेक्ट क्या है कि अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसा है कि जी ये लोग तो ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, एक बार बात करके देखो, अंदर से तुम्हें समझ आएगा भाई सब सेम है, वो भी तुम्हारे जैसी हैं, जिस भी ग्रुप के बारे में आप सोचते हो। हाईलाइटिंग इंडिविजुअल एंटिटी एंड रेदर देन ग्रुप आइडेंटिटी, ये क्या होता है कि अपनी इंडिविजुअल एंटिटी पे ज्यादा फोकस करो, ग्रुप आइडेंटिटी पे नहीं। ये वही वाला पॉइंट है हमारा सोशल एंटिटी वाला। सो दैट्स हाउ वी कैन टैकल these prejudices and discrimination from the society. So that's all from my side for this video. I hope जैसा मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में, चैप्टर इजी है और आपको पक्का समझ आएगा, आपको समझ आया होगा। बाकी वही चैप्टर्स के वन शॉट्स हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप इस प्लेलिस्ट को जरूर देखना। मतलब रियली आई ट्राइड माई बेस्ट कि सारी एजुकेशन जितनी भी मेरे अंदर जो नॉलेज है, मैं आप जितने लिमिटेड टाइम में आपको बता सकता हूँ सारी बता दी है वन शॉट्स में। प्लस ये वन शॉट्स को देख लो, अगर आप छोटा सा अमाउंट 299 रुपीज अफोर्ड कर सकते हो, जस्ट 299 रुपीज, सातों चैप्टर के ये हमारे डिटेल नोट्स और फ्लो चार्ट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं इन जस्ट 299 रुपीज। एंड अदर देन दिस, अगर आप चीजों को और डिटेल में जानना चाहते हैं, एंड ये लग्जरी है, ये नीडेड नहीं है, सबके लिए नहीं है भाई, बट इफ यू कैन अफोर्ड थोड़ा सा एक अमाउंट, अगर आप साइकोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं और छोटा सा अमाउंट अफोर्ड कर सकते हैं, तो फिर हम लाइव इंटरेक्शन भी कर रहे हैं। 26 जनवरी से एक बार दोबारा क्विक रिवीजन क्रैश कोर्स 2 में अपना लॉन्च कर रहा हूं, जिसमें आपको क्रैश कोर्स 1 की सारी क्लासेस की एज इट इज रिकॉर्डिंग्स, मेरे पूरे साल वाले बैच की एज इट इज रिकॉर्डिंग्स और मेरे बनाए टेस्ट पेपर्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। नोट्स तो ऑब्वियसली इसमें इंक्लूडेड ही हैं। ये पूरा कोर्स जरूर चेक कर लेना 26 जनवरी से पहले पहले। मेक श्योर टू एनरोल इट, जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी आपके पास एक्सेस आ जाएगी, अपने आप पहले से चीजों को पढ़ के रख सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं अपने सारे डाउट्स और टॉपिक्स को। उसके बाद 26 जनवरी से लाइव मोड में मिलेंगे, और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता 5 मार्च मैं आपके साथ वहां टच में रहूंगा, और हम डेली रात को 8:30 से 10 पढ़ रहे होंगे। तो ये कोर्स जरूर चेक कर लेना इफ यू आर इंटरेस्टेड इन साइकोलॉजी। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। नाउ बाय बाय।